मेरे साथ ही रहना, मेरे पास रहना। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव। यूट्यूब पर मुझे लाइव देख रहे हैं और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मुझे आप लोग ज्वाइन करें। अब मुझे ये पता नहीं है कि आप लोगों को मैं नजर आ रहा हूं या मैं नजर नहीं आ रहा हूं, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या मैं आपको नजर आ रहा हूं। ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या मैं आपको नजर आ रहा हूं। ठीक है, जी 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 बिल्कुल, आपने बताना है मुझे कि मैं आपको नजर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। और हम कोशिश कर, अच्छा इसका मतलब है कि नजर आ रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा करें कि कोई कमेंट करें ताकि मैं देखूं। यस, केडी बलोच जिंदाबाद, शाबाश, आपने यस कहा है, जिससे मेरा खून जो है वो बहुत बढ़ गया है। 26 लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेहरान बलोच साहब जो है हमारे शेर बाबा मरी के बेटे हैं, उनको ऑनलाइन ले आऊं ताकि उनके साथ भी बात हो। लो क्वालिटी है इसका, मेरे पास इलाज नहीं है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैंने आपको लिंक भेजा है। इस वक्त हम लाइव हैं यूट्यूब पे। आप हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्लीज। मैं तो अभी बैठ गया हूं ना, तो आप बताएं कितनी देर में आप आएंगे। कोई भी नहीं है फिलहाल, तो आप ही हैं। बाकी मेरे साथ लोग जुड़े हैं लाइव बहुत सारे। अच्छा, ओके। आप मेरा वो बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव उस पे लाइव आ रहा है, वो देख लें साथ साथ। ठीक है, हाँ, ओके। तो दोस्तों, मेहरान मरी साहब जो कि हमारे शेर बाबा खैर बख्श मरी साहब के साहबजादे हैं, लंदन में हैं, वो हमें 10 मिनट के अंदर ज्वाइन करेंगे लाइव। इसके अलावा अगर आप में से कोई मुझे लाइव ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको लाइव ले सकता हूँ। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर हैं तो मेंबर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेंबर नहीं है तो आप इस वक्त मेंबर बन सकते हैं। ऊपर मेंबरशिप का ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक करें। 99 पेंस अ मंथ जो है वो फीस है ज्वाइन करने की। और जो दोस्त कह रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, दोस्तों उसकी वजह यह है कि हमारे पास इक्विपमेंट अच्छा नहीं है। क्योंकि आप लोग ज्वाइन करेंगे, हमारे पास चार पैसे होंगे तो हम बेहतर इक्विपमेंट ले सकते हैं। इस वक्त हम जिस तरह काम कर रहे हैं ना, यूं समझ लें कि इंतहाई थकी हुई जो गाड़ियों की वर्कशॉप होती है ना, जहां पे वो कबाड़िए से पुर्जे ला ला के तो वो गाड़ियों को मरम्मत करते हैं, इस वक्त हमारा स्टूडियो इस तरह का है। 52 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। थैंक यू जसबीर सिंह, आप तो मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए कि मुझे लगता है कि जसबीर सिंह जो है वो मेरा साया है, मेरा शेडो है। हर वीडियो पे जसबीर सिंह के कमेंट आते हैं। हर मेरे उसके ऊपर जो है जसबीर सिंह जो है मुझे फॉलो कर रहे हैं। जसबीर सिंह तो अनु जनाब, सत श्री अकाल, नमस्कार ते सलाम है ते सलूट है। अच्छा, गौरव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थैंक यू आपकी दुआ का। लियाकत बलोच साहब थैंक यू। नवाज निक्सल आपको भी वेलकम। सलीम गिचकी वेलकम। जायद अली वेलकम। आतिफ बलोच वेलकम। आलिम बलोच वेलकम। केडी बलोच सबसे पहले हमारे साथ जुड़े थे, उनको भी वेलकम। सब दोस्तों को वेलकम। मोहम्मद साहिल भी जुड़ गए, उनको भी वेलकम। 69 लोग जुड़ गए। मैं अब आपको ताजा तरीन लॉन्ग मार्च की ताजा तरीन रिपोर्टिंग में शुरू करने लगा हूं, इसलिए आप लोग जो है होशियार हो जाए। ताजा तरीन हमारा जो इतला आई है हमें, वो ये है कि मस्तूम पर दो मकामात पर लॉन्ग मार्च का रास्ता बंद कर दिया गया है। दो मकामात पर मस्तूम में लॉन्ग मार्च का रास्ता बंद कर दिया गया है। और अख्तर जान मेंगल साहब ने बयान दिया कि अगर हुकूमत पहाड़ भी खड़े करे तो हम वो पहाड़ भी अबूर कर लेंगे। जिंदाबाद। मुझे लगता है कि अख्तर मेंगल साहब के अंदर जो सोया हुआ बलोच था वो जाग गया है। दादजान बलोच वेलकम। अमीन अमीन जल्दा जाली वेलकम। नवाज आप तो वेलकम हैं ही हैं। तो ये खबर है। अब मैं आपको ये खबर पढ़ के सुनाता हूं। हमारे साथ जुड़े रहिए, ब्रॉड को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि ये ब्रॉड कितनी देर चलेगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का काफिला मस्तूम खड कूचा पहुंच गया है।
इस मौके पर सरदार अख्तर जान मेंगल ने खड़पूचा में मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने मुतालबात के हक में पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी रुकावट के लिए के बावजूद अपनी मंजिल पर पहुंचने का अज़म रखते हैं। अगर हुकूमत हमारे सामने पहाड़ जैसी रुकावट भी खड़ी करे तो हम इसे अबूर कर लेंगे। मार्च का आखिरी पड़ाव क्वेटा रेलवे हॉकी चौक होगा। ऐलान हो गया है जनाब वाला कि क्वेटा रेलवे हॉकी चौक पर तमाम लोग जमा हो रहे हैं इस वक्त, और लॉन्ग मार्च जो है ये भी क्वेटा में रेलवे हॉकी चौक पर पहुंचेगी। और अगर पहाड़ भी खड़ा कर दिया गया तो वो पहाड़ भी सरदार अख्तर जान मेंगल ने कहा कि हम अबूर कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत अब बलोच को रोक नहीं सकती। बलोच जाग चुका है। वो बलोच सरदार, वो बलोच लोग जो सोए हुए थे, जो आखिरी उम्मीद रख रहे थे पाकिस्तान से, वो भी अब जाग गए हैं और बलोच कौम के साथ कदम से कदम मिलाकर आजादी की जद्दोजहद के सफर पर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको खबर सुना देता हूं कि दूसरी जानिब लॉन्ग मार्च को आगे जाने से रोकने के लिए मस्तूंग में 2 जगहों पर रुकावटें खड़ी करके मरकजी शाहराह को दोनों जानिब से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पुलिस इंतजामिया की जानिब से गुलाम पड़ीनज रहमान होटल के मुकाम से लखपास सुरंग के पास एफसी की जानिब से कंटेनर लगाकर दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। वेलकम कहते हैं आपको फूतैक जी, वेलकम कहते हैं दाद जान बलोच जी, वेलकम, सबको वेलकम है जितने हैं। अमीन बलोच, केडी बलोच ने सबसे पहले हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। हजूर बख्श बलोच भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। 142 लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ऊपर ज्वाइन का बटन दिया हुआ है उसको क्लिक करें। कम से कम आज 10 नए लोग हमें ज्वाइन करें। ये नवाज निश्कल साहब ने कहा है कि जी हाँ, सरदार मेंगल की जो शख्सियत है वो बलोच से वाबस्ता है, और मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो अताउल्लाह मेंगल के बेटे बलूचिस्तान से हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि उनको अब जदोजहद करनी चाहिए। पुलिस पुलिस फौज डरपोक है बलोच के सामने। दादजान आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे जो है वो लोग अब मैसेज भी कर रहे हैं। हजूर बख्श बलोच ने ऐसे जो है वो थंबनेल दिखाए हैं। अच्छा, ये मुझे आ गया है, इसको कैसे करना है बेटा? कुछ नहीं होगा, ये कोई बगैरत है जो आ गया है। बहरहाल विक्ट्री का निशान बना रहे हैं लोग। ये देखिए, आपके दादजान बलोच कह रहे हैं बलोचिस्तान जिंदाबाद। 180 लोग जुड़ गए, इसको और फैलाएं ताकि हमारा जो है ये ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकें। आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको लाइव दिखाया जा रहा है, और मस्तूंग में 2 जगह पर जो है वो रुकावटें खड़ी करके तो लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकने की कोशिश की गई है। जगह जगह इस वक्त बलोच शर्मचार जो है वो झड़पें भी कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे पास ये इतला आई है नाजरीन, ताजा तरीन इतला आई है कि एक दफा फिर पंजगोर में लोगों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है, और बलोच यकजहती कमेटी के लीडर्स डॉक्टर महरंग बलोच, समीदीन बलोच, बेबदर बलोच और सैकड़ों जो गिरफ्तार लोग हैं बलोच, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। और इसमें लिखा है कि रियासती जबर के बावजूद मज़ाहमत जारी है। बलोच अवाम ने खामोश रहना से इनकार कर दिया है और वो मुत्तहिद होकर खड़े हो गए हैं इंसाफ और आजादी के लिए। नाजरीन, ये बहुत बड़ी बड़ी इस वक्त जो है खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से, जो मैं आपके सामने लाइव पेश कर रहा हूं। और बलोच यकजहती कमेटी के बयान भी चल रहे हैं, लेकिन हुकाम ने, नाजरीन एक और खबर आ गई है कि हुकाम ने 5 बजे से सुबह 5 बजे तक, यानी शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सफरी पाबंदी पर बलूचिस्तान में पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर हिचकी ने बोलान की हदूद में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। जारी होने वाले एक एलामिया में कहा गया है कि महकमा दाखिला बलूचिस्तान के अहकामात की रोशनी और मौजूदा हालात के पेश नजर अवाम उन्नास ट्रांसपोर्टर्स को मुतला किया जाता है। मुतला यानी उनको खबरदार किया जाता है कि आज 28 मार्च से ता हुक्म सानी यानी इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो
जिला किचकी बोलान की हदूद हर किस्म की पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और छोटी बड़ी गाड़ियों के लिए रात 5 बजे से सुबह 5 बजे तक उनका दाखिला बंद होगा, उनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये जनाब आ रही है, ये खबरें आ रही हैं। और इस वक्त मुसल्लह तंजीमें जो हैं बलोच सरमचारों की, उन्होंने बलोचिस्तान में रोड ब्लॉकिंग के वाकयात में इजाफा कर दिया है। रोड ब्लॉकिंग के दौरान कई फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई को मारे जाने की इतला भी है। यानी कि अब बलोच सरमचार जो हैं वो गिरफ्तार कर रहे हैं पाकिस्तानी फौजों को। और मुझे यह लगता है कि पाकिस्तानी फौजी खुद भी हथियार डाल रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो एक जंग हासिल में शामिल है। वो एक ऐसी जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जो नतीजा है वो सिर्फ और सिर्फ शिकस्त ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू। दादजान बलोच कह रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। अजीम कह रहे हैं सलाम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। नवाज कह रहे हैं हाय हाउ आर यू, आई एम बिजी एज यूजुअल। 240 लोग हमें लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी ने नमस्कार किया है, आपको नमस्कार। और सुमित्रा गुप्ता जी, वो उनका कहना है कि क्वालिटी क्लियर है। चलो ये तो अच्छी खबर है, हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। और जनाब ये इस वक्त एक गिफ्ट आ गया है। बप्पा हमेशा हमें गिफ्ट देते हैं, वो जब भी आते हैं हमें गिफ्ट देते हैं। एक गिफ्ट उनकी तरफ से मौसूल हो गया जिसके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ ये बयान आ रहे हैं हमारे पास और एक गिफ्ट आ गया है। और ये आया है बलोच मर्ग कबूल करेंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। दादजान बलोच, आप मुसलसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम दोस्तों को बता रहा हूं, मैं साथ चाय भी पी रहा हूं क्योंकि मेरे पास खाना खाने का या टाइम नहीं है, तो माजरत चाहता हूं। यहाँ रोजा खुल चुका है तो इसलिए मैं जो है यहीं बैठ के अपना साथ ही जो है वो खा भी रहा हूं। आप लोगों को जो है वो मैं खबरें भी दे रहा हूं। ये वक्त जो है इस वक्त नाजरीन बहुत कठिन है। तुर्बत से खबर आ रही है कि बलूचिस्तान के जिला के से पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों लापता होने वाले नौजवान की लाश बरामद हुई है। लाश की शिनाख्त अंस बरकत के नाम से हुई है। इतला के मुताबिक केज कोर्ट से मकामी लोगों ने लाश देखी। मजकूरा नौजवान का बुनियादी ताल्लुक जामरान से है। उनको 2 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तानी फोर्सेस ने तुर्बत के इलाके संगानी सर चल्लू से हिरासत में लेकर लापता कर दिया था। आज उनकी लाश मिली है। तो लाशों का सिलसिला जो है वो नहीं रुक रहा, वो थम नहीं रहा, बल्कि वो बदस्तूर जारी है, बदस्तूर जारी है। और अब ये बदस्तूर जारी है ये। थैंक यू पीओ के। आर्मी जिंदाबाद। आर्मी अभी हमने बनानी है, अभी बनी नहीं है। आज आप लोगों ने मेरा बलोच कौम से जो खिताब था वो देखा होगा, उसके अंदर मैंने कुछ खदशात का इजहार किया है। उन खदशात के ऊपर आपने जरूर तवज्जो देनी है। और आपने ये मैसेजेस जो दोस्त भेज रहे हैं वो साथ साथ आपके साथ नीचे मैं शेयर कर रहा हूं। 258 लोग जुड़ गए हैं। 500 कम से कम 500 लोग जुड़ने चाहिए। आप इसको शेयर करते जाएं। अच्छा, बलोच वुमन फोरम का भी बयान आ गया है नाजरीन। बलोच वुमन फोरम का का बयान आ गया है। डॉक्टर शाले बलोच ने मेडिकल कैंप लगाया है जियारत में पूरे रमजान के महीने में। और इस दौरान वो मकामी लोगों के साथ घुल मिल गए और वहां पे उन्होंने बलूचिस्तान का मुकदमा भी पेश किया है। एक और खबर आ रही है, ये खबर थोड़ा पहले की है, मैं आपको लेकिन सुना देता हूं। ये खबर जो आई है कि बीएनपी का लॉन्ग मार्च कोटा की तरफ रवाना, लख पास की को फोर्सेस ने कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का लॉन्ग मार्च वड से बराह रास्त खसदार कल्लात पहुंच चुका है। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि हम
बिल आखिर कल्लात पहुंच गए हैं, बावजूद इसके कि हमें मुतअद्दिद रुकावटों का सामना करना पड़ा। जो पुरअमन एहतजाजों से खौफजदा कुव्वतों ने खड़ी की थी, बलोच अवाम की आवाज दबाने के लिए बेकरार है सरकार। मोबाइल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। हमारे रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर, खास तौर पर बागबाना और तूतक में कंटेनर रखे गए हैं ताकि हमारे मार्च में खलल डाला जा सके। सरदार अख्तर ने कहा कि मुसद्दका इतला यानी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स, मुसद्दका इतला का क्या मतलब होता है? कंफर्म्ड एक्सक्यूज मी, कंफर्म्ड रिपोर्ट्स। कंफर्म्ड रिपोर्ट्स क्या है कि कोयटा को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है और लग पास के दोनों अतराफ कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मैं बलोचिस्तान के बहादुर अवाम से अपील करता हूं, ओहो, मैं बलोचिस्तान के बहादुर अवाम से अपील करता हूं कि वो दोनों सिमतों से लग पास पर जमा हो और दुनिया को बलोच कौम के इत्तेहाद और ताकत का मुजाहरा दिखाएं। सरदार अख्तर जान मेंगल ने मजीद कहा कि तमाम शुरका यानी जो लोग लॉन्ग मार्च में शामिल हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हर सूरत पुरअमन रहें, चाहे हमें जितना भी उकसाया जाए या इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जाए। हमारी ताकत हमारे नज्म ज़ब्त, हमारे इत्तेहाद और हमारे मकसद में है। BNP जराये के मुताबिक शुरका हाकी चौक पर धरना देंगे। हाकी चौक कोयटा, वहां पे धरना दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और शहर के अहम इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। ये खबरें आ रही, ये खबरें आ रही हैं, बहुत सारी खबरें जो आती हैं तो वो खबरें जो है कुछ बलोची जुबान में आती हैं, तो उसका मैं फौरी तौर पर तर्जुमा नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं आप तक पहुंचा सकता हूं वो मैं आप तक मुसलसल पहुंचा रहा हूं। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। पाकिस्तानी फौज जो है उसकी दौड़ें लगी हुई हैं। पाकिस्तानी फौज जो है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए और क्या करे। बीच में पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद के भी लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, तो जिंदाबाद नहीं है, मेरा ख्याल है वो कहना चाहते हैं पाकिस्तानी फौज जिंदा भाग, जिंदा भाग। अब भागने का रास्ता बलोचों ने बंद कर दिया है, बंद कर दिया है बलोचों ने। पाकिस्तानी फौज के भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। उधर से अख्तर मेंगल साहब का काफिला तेजी के साथ जो है कल्लात से कोयटा की तरफ रवां दवा है। जगह जगह कंटेनर खड़े कर दिए हैं, लेकिन बलोच जो उनके साथ शामिल हैं उनके बाजुओं में इतनी ताकत आ चुकी है कि वो कंटेनर्स को उठा उठाकर साइड पर धकेल रहे हैं और आगे जा रहे हैं। अख्तर जान मेंगल ने कहा है कि पहाड़ भी खड़ा कर दोगे तो हम लक हाकी चौक पहुंचेंगे कोयटा में, और सबको उन्होंने हदायत की है कि वहां पहुंचे। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। ये किसी ने लिख दिया पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, बिल्कुल सही लिखा है आपने, माफ कीजिए मैं साथ साथ जो है ये खा भी रहा हूं क्योंकि मेरे पास जाहिर है कि टाइम नहीं है। ब्लॉग को शेयर करते जाएं। हेलो। जी इंतजार कर रहे हैं हम मेहरान साहब का, मेहरान मरी का, जो बाबा शेर बाबा मरी, खैर बख्श मरी के बेटे हैं। वो लंदन में हैं, वो हमें भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उनके साथ भी हमारी बातचीत होगी। इस वक्त जो है हमने कामयाबी के साथ जो है यूट्यूब लाइव किया है। जो कोई हमें ज्वाइन करना चाहे लाइव यहाँ पे, वो मुझे रिक्वेस्ट भेजेगा तो मैं उनको मैसेज करूंगा। लाइव में कुछ खराबी है यार, खराबी तो होगी ना, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है भाई, इसीलिए तो मैं तरले कर रहा हूँ, मिन्नतें कर रहा हूँ। हाँ जी मेहरान भाई आ रहे हैं। आप उनके फैन है पप्पा जी? वेरी गुड। तो आप देखे ना फिर 322 लोग हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। हमें 178 और लोग हों तो 500 तक हम पहुंच जाएंगे। प्लीज ब्रॉड को शेयर करें। ऊपर सुपर थैंक्स है अगर आप हमारी
मदद करना चाहते हैं तो इस वक्त आप हमें कोई गिफ्ट दे सकते हैं, हमारी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हम बगैर फंड के तो नहीं चल सकते, और सामान लेना होता है, चीजें लेनी है। तो हमारी पप्पा जी ने कल बड़ी मदद की, वो हमने उनके जो पैसे हैं वो अलहदा रखे हैं। उन्होंने हमें 15 पाउंड की डोनेशन दी थी, तो 15 पाउंड में हमारा एक माइक आ जाएगा। लेकिन हम अभी शॉपिंग नहीं कर रहे, क्योंकि हम उस वक्त शॉपिंग करेंगे जब हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम सारा नया इक्विपमेंट ले सकें, और उसके बाद तो फिर चल सो चल है भाई। अच्छा, ये मोहम्मद साहिल साहब लिखते हैं कि मैं इंडिया का एजेंट हूँ। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप कहाँ के एजेंट है ये भी साथ बता दिया करें ना। अच्छा जी, बलूचिस्तान जिंदाबाद ये लिखा है सेंटियागो मुनीज ने, सेंटियागो मुनीज ने। अच्छा, अगर आप लोग साथ साथ ये भी बताते जाएं कि कहाँ कहाँ से आप लोग हमारी ब्रॉड देख रहे हैं। 331, 336 पे चले गए हम, 336 पे। ये क्रॉसा खा रहा हूं। खाना खाने का तो टाइम नहीं है, तो क्रॉसा खा के और ये चाय पी के जो है हम चल रहे हैं। जो आपको मैंने इत्तला दी है वो यही दी है कि ये जो अच्छा, डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा की बहन जो है नादिया नादिया बलोच, उनका बयान आ गया है। वो कह रही हैं कि हम वालदा के हमरा जेल गए ताकि डॉक्टर महारंग बलोच से मुलाकात कर सके, हमें 8 घंटे इंतजार करने पर मजबूर किया, और फिर सिर्फ फोन पर मोटे शीशे की दीवार के जरिए बात की इजाजत दी गई। उन्होंने कहा कि जेल स्टाफ में मुकम्मल तब्दीली की जा रही है और इंटेलिजेंस एजेंसियों की सख्त निगरानी है। मुलाकात के लिए एक अलहदा कमरा तैयार किया जा रहा है, इसमें कैमरा और माइक्रोफोन लगाए जा रहे हैं। अहले खाना ने कहा कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हमें मारंग से जाती मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, जिससे उनके बुनियादी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने कहा कि मारंग शदीद बीमार हैं और 3 दिन से खाना खाने के बाद खराब सेहत का शिकार है। हमें बार बार दरख्वास्त की कि किसी डॉक्टर को उनका मुआयना करने की इजाजत दी जाए, मगर अभी तक कोई माहिर डॉक्टर नहीं आया। कल एक जूनियर डॉक्टर ने मुख्तसर चेकअप किया जो काफी नहीं था। ये उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर डॉक्टर मारंग बलोच के लिए जो है वो तिब्बी बोर्ड बनाया जाए, तिब्बी बोर्ड जो है वो फौरी तौर पर बनाया जाए। डॉक्टर मारंग बलोच एक हफ्ते से 3 एमपीओ के तहत सैकड़ों दीगर साथियों समेत जेल में कैद हैं। तो अब देखें, बात यह है कि ये जो बता रहे हैं ना कि ये इस तरह से हो रहा है सारा, समझे कि नहीं? इसका मतलब ये है कि इन्होंने डॉक्टर साहबा को 2-4 दिन के लिए गिरफ्तार नहीं किया, इन्होंने उनको लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार किया। समझ आई? लंबे अरसे के लिए उनको गिरफ्तार किया है। फैसल, थैंक यू। मैं देखता हूं मेहरान साहब कहाँ हैं। और लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जुड़ेंगे भी, और लोग भी जुड़ेंगे, और लोग भी मैं लेके आ रहा हूं। बढ़ाते जाए, 350 लोग इस वक्त हमारे साथ हो गए हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे साथ इस वक्त 350 लोग जुड़ चुके हैं। आज मेजर जनरल सुधाकर साहब का एक आर्टिकल छपा है, बड़ा जबरदस्त मजमून। मेजर जनरल सुधाकर साहब ने बड़ा जबरदस्त मजमून लिखा है, वो मैंने अपने एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मैंने उसको शेयर किया है। आप उसको वहां जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने आर्टिकल लिखा है, और बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल उन्होंने लिखा है, मेजर जनरल
एक सिवाज जी का मजमून जो है वो मेरे एक्स पे इस वक्त लगा हुआ है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़े तजिया नगार है और मेरे साथ जुड़ गए। जी नमस्ते जनरल साहब। जी जनरल सुधाकर ही बोला मैंने। अच्छा चलो, जनरल सुधाकर दोनों का नाम ऐसे शुरू होता है। इस वक्त सख्त टेंशन चल रही है। जनरल साहब कैन यू जॉइन अस लाइव नाउ प्लीज। हमारे साथ इस वक्त तकरीबन 400 लोग जुड़े हुए हैं लाइव बलोच। हम मैं आपको भेज रहा हूं, लिंक भेज रहा हूं, जल्दी आ जाइए। जनरल सुधाकर इनका नाम है, मेजर जनरल सुधाकर। इन्होंने बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल आज छपा है। उस आर्टिकल को मैंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया है और आप लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, सब आ जाएं। अभी मेहरान साहब भी आ रहे हैं, मेहरान मरी, उनको बुलाया है, वो भी आ रहे हैं। और जो है ये साथ साथ आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वो कमेंट्स भी मैं आपको सारे दिखा रहा हूं। और ये गुलाम हैदर साहब हैं, फिर हमारे पास ये दादजान बलोच हैं, फिर अम्मा गुल है। अम्मा गुल का बड़ा अच्छा बयान आया, उन्होंने कहा कि बलोचों की कुर्बानियां जो है उसने लाखों महरंग पैदा कर दिए हैं, ये कह रही हैं वो। फिर ये खलील साहब का, खलीली का है, फिर नूर बख्श साहब ने कहा है डॉक्टर महरंग बलोच जिंदाबाद। फिर ये फ्री बलोचिस्तान का एक मैसेज आया है। फिर ये एक और खलील साहब का मैसेज है। फिर ये आया है मैसेज सूर्यवंशी जी का। फिर ये वारिस साहब का बड़ा अच्छा मैसेज आया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी सोचती है कि वो खेल खेल सकती है जो उसने इमरान खान के साथ खेला, लेकिन ये डफर हैं। वो जो आसमा जहांगीर कहती थी इनको डफर, ये डफर हैं और ये नहीं समझते कि एक आज हर औरत जो है वो डॉक्टर महरंग बलोच बन चुकी है और हर मर्द जो है वो शर्मचार बन चुका है। वारिस साहब बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है इन्होंने। अब्दुल्ला का भी पैगाम आया है, गालियां दे रहे हैं वो बेचारे। और ये समझ आई ना, ये गालियां देने से बाज नहीं आते। ये अज न्यूज का है। व्हाट्सएप नंबर चाहिए मेरा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करें मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। और आप अगर लाइव हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बताएं, आपको लाइव जोड़ लेते हैं। खलील साहब का भी मैसेज आ गया है, ये एक हिंदी में मैसेज लिखा हुआ है और जाहिर है कि चूंकि मैं हिंदी पढ़ नहीं सकता तो ये प्रॉब्लम है। मेहरान मरीज साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। मुझे अभी इतना इसका आता नहीं है कि मैं आपको जो है वो कर सकूं। ताहिरा तस्नीम का मैसेज आ गया है, गुलाम हैदर खोसा का आ गया है। वो कहते हैं कि सर मैं हमेशा आपकी वीलॉग शौक से देखता हूं। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दिल थाम के बैठे, दिल थाम के बैठे, आ गए हैं हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी, जिनका आज इंतहाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल शाया हुआ है अंग्रेजी में। पूरा आर्टिकल फीचर आर्टिकल है जो मैंने अपने एक्स के ऊपर जो है उसको शेयर भी किया है और ग्रुपों में भी शेयर किया है, वो जरूर पढ़िए। साथ साथ आपको हम कमेंट्स दिखा रहे हैं। वेलकम टू द शो जनरल साहब। थैंक यू डॉक्टर बेजा जी, थैंक यू सो मच। जनरल साहब इस वक्त जो है, इस वक्त एक तरफ लॉन्ग मार्च चल रहा है सरदार अख्तर जान मेंगल का और रास्ते में बड़ी रुकावटें उन्होंने खड़ी की हैं, लेकिन वो डिटरमिन्ड हैं कि उन्होंने जो है वो कोयटा पहुंचना है। दूसरी तरफ डॉक्टर महरंग बलोच को उन्होंने और उनकी साथियों को, सीमीदीन बलोच और बेबा बलोच को जेल में बंद कर दिया है। और डॉक्टर महरंग बलोच के कहने के मुताबिक उन्होंने उनसे 8 घंटे इंतजार करवाया, उसके बाद मोटे शीशे वाला बैरियर था उसके पीछे फोन से बात कराई और वो कह रहे हैं कि एक अलग कमरा तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि इनका कोई प्लान नहीं है
महारंग बलोच और इन लोगों को जल्दी छोड़ने का, ये इस वक्त की सूरत हाल है। उधर जनाब जगह जगह पे बलोच जो फाइटर्स हैं उन्होंने जिसे कहते हैं रोड ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, और आज जो कमिश्नर है उसने, बोलान का जो कमिश्नर है उसने ऑर्डर किया है कि रात 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई ट्रैफिक नहीं जाएगी टिल इनडेफिनेट पीरियड। ये उन्होंने कानून बना दिया। कैसे देख रहे हैं आप बलूचिस्तान की सूरत हाल को? डॉक्टर मिर्जा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और आपके सवाल के जवाब में मैं इतना कह सकता हूं, जो मैं आर्टिकल का जो मेरा हेडिंग है, ये वही कहूंगा कि पाकिस्तान ये लड़ाई हार चुकी है। ये बिना मतलब चाहे कितने भी कोशिश कर लें, लोगों की जो आवाज है इसको दबा के आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं। आज के दिन में पाकिस्तान का एक ये रवैया बन गया है कि लोगों की जो चाहत अच्छा, जो कथा कलामी माफ, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मेहरान मरी साहब, जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, और वो बल्कि जुड़ गए हमारे साथ। मेहरान साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एट सच अ शॉर्ट नोटिस। पहले मैंने ऑलरेडी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको अपोलोजाइज कर लिया, लेकिन आप दोनों से भी अपोलोजाइज कर लेता हूँ कि इन बिटवीन आई एम ट्राइंग टू फिनिश माई क्रॉसॉन एंड माई कप ऑफ टी बिकॉज आई हैव एब्सोल्युटली नो टाइम टू ईट माई डिनर। ये इस वक्त हम लोग भी एक किस्म का यूं समझ लें कि हम लोग भी इस वक्त मैदान जंग में हैं, हम लोग भी हालत जंग में हैं, क्योंकि हमारा फर्ज है कि हम ग्राउंड की जो रियलिटी है और जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसकी लाइव कवरेज करें, और यही हम कर रहे हैं। हमारे साथ 390 लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त। मेहरान साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। यू वेलकम जी। लेट अस अलाउ मेजर जनरल सुधाकर जी टू फिनिश व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। इनका आर्टिकल आज छपा है, बड़ा फीचर आर्टिकल बलूचिस्तान के ऊपर, जो मैंने अपने एक्स के ऊपर भी शेयर किया है। जी सुधाकर जी, प्लीज जारी रखिए अपनी गुफ्तगू। मेरा जो आर्टिकल का हेडिंग है वो ये है, कहता है कि पाकिस्तान इज प्रिटेंडिंग टू हैव वन द वॉर व्हिच इट हैज एक्चुअली लॉस्ट। इन माय ओपिनियन, आप 1947 से 2000 तक मत लीजिए, आप 2000-2003 से लेके अभी तक बालूचिस की जो लड़ाई है इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे, इसमें बिल्कुल जाहिर है कि लोगों की आवाज को दबा के आप कभी ये जो लड़ाई है इसको जीत नहीं सकते हैं। और लोगों की आवाज यही कहना चाह रहा है कि जो उनकी राइट है, एंटाइटलमेंट है, कम से कम उतना तो दो, वो नहीं दे रहे हैं। तो इस तरफ मेरा जो ध्यान है ये 1971 की तरह लड़ाई जो है उसी तरफ जा रहा है। द नियरेस्ट पैरेलल दैट आई कैन ड्रॉ, 1971 में इसी तरह एक माहौल पैदा हुआ था, एंड उस माहौल के आखिरी में हुआ क्या, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। मेरा डर यही कह रहा है कि कहीं ये बलूचिस्तान की असलियत में, अच्छा कितने भी वो जो लगा ले, आज के दिन में पाकिस्तान के फौज कोई कॉम्बैट सिचुएशन को फेस करने लायक नहीं है, ना उनकी हिम्मत है। आज के दिन में पाकिस्तान के जो जवान हैं वो हाथ खड़ा करके भाग रहे हैं। आज के दिन में वो डिसोबे कर रहे हैं, डिजेशन हो रहा है। और जो उनके ऑफिशियल लीडर्स हैं, ये ऑफिशियल लीडर्स की इनकी बिल्कुल डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर इन कॉम्बैट सिचुएशन होते जा रहा है, एक के बाद एक। आप पिछले 24 घंटे में अगर देखेंगे, बलूचिस्तान एरिया में जितने अटैक हुए हैं, इस अटैक का सिर्फ एक केंद्र बिंदु जाहिर है कि पाकिस्तान का सरकार, आप जितने जल्दी बलूचिस्तान की मांग कि आप सुनाई नहीं करेंगे, जब तक आप कबूल नहीं करेंगे तब तक, ये मेरे को लग रहा है, मेरा असेसमेंट ये है, अभी ये स्टेज ऐसा आ गया है, ये पीछे घूम के नहीं देखेंगे, आगे की तरफ जाएंगे। मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे। जनरल साहब कह रहे हैं कि ये ऐसी स्टेज पे बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक आ गई है कि अब कोई पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। प्लीज जारी रखिए अपनी गुफ्तगू। मैं सिर्फ इससे इतना ही कहूंगा कि इनके जो वीमेन फिदाइन अटैकर्स हैं, इनके बारे में बहुत दूर से, एक रिमोट एरिया से किसी ने आर्टिकल पढ़ा है। ये आर्टिकल छपा है साउथ एशियन टाइम, न्यूयॉर्क, यूएसए में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं।
और बहुत कम ये भी सुझाव दे रहे हैं कि ये अगला आर्टिकल एक लिखिए जिसमें पाकिस्तान, सुधाकर जी अफगानिस्तान। अपना वॉल्यूम बढ़ाइए, वो कह रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, प्लीज कैन यू प्लीज रिक्वेस्ट सुधाकर जी टू इंक्रीज हिज वॉल्यूम। आई हैव इंक्रीज्ड, आई होप आई एम लाउड इनफ। लोग ये कह वेल रहे यू हैं हैव टू कि स्पीक अप, जोश अपने अंदर लाए ना। हाँ, लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास जो सुझाव आ रहा है कि ये आखिरी मोड़ पे आ गया है बलोचिस, अभी हिम्मत रखना चाहिए और अपना जो डिमांड है राइटफुल एंटाइटलमेंट, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन और एंटाइटलमेंट की डिमांड करना चाहिए। मेरे को जो सूचना मिला है इनकी डिमांड दो है। एक है बलूचिस्तान के फ्रीडम, लिबरेशन, बिल्कुल सही है, जायज है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और नंबर दो इनकी यह है कि बलूचिस्तान के अंदर इंटरनल ऑर्डर लाना है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हुए आगे की तरह उनका प्रदेश को आगे की तरह ले जाना चाहते हैं। बैक टू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच मेहरान मरी साहब, आपके लिए बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। कोई बप्पा जी जो हैं वो आपके फैन है, जब उन्होंने कहा कि मेहरान जी आ रहे हैं तो उन्होंने कहा आई एम अ बिग फैन ऑफ मेहरान मरी। ये आपको आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम मेहरान मरी साहब, ये ताजदार साहब ने मैसेज किया है। और आपको ये भी सलाम कह रहे हैं, दादजान बलोच भी सलाम कह रहे हैं, सारे सलाम कह रहे हैं। पीपल आर रियली एक्साइटेड टू सी the face of, ये देखें ये एक और आ गया है, सलाम मेहरान मरी, इंशाल्लाह वी आर होपिंग एवरीथिंग खैर विल बलोच फ्री। तो ये आपके इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपके 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 और आपके खानदान के लिए जो है वो कितनी मोहब्बत है बलूचिस्तान के अवाम में, यानी एक जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव है लोगों के दिल में। क्योंकि आपके वालिद जो बाबा शहीद बाबा खैर बख्श मरी का जो, तो आज भी ये जो आज तहरीक चली है इसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को शोर देने में। और उन्हीं को कोट किया जाता है कि जब भी कोई बात होती है तो उनको, आप क्या बलूचिस्तान में, ये पहले तो कभी हमने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी। जी जी बिल्कुल, अभी जैसे हम मेरे दोस्त बोल रहे थे पहले, ये हम पैरेलल रन कर सकते हैं बांग्लादेश के 1971 के वॉर के साथ। वो ऐसा ही सिनारियो था जो बांग्लादेश के हाथ से जा रहा था, लेकिन उस सिनारियो में एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर नहीं है। वहाँ बिल्कुल ब्लेटेंट इंडियन सपोर्ट था उस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को, जो यहाँ पर प्योर ग्रासरूट इंडिजिनस बलोच इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है। अगर हमको थोड़ा इम्पेटस मिल जाए किसी फॉरेन एलिमेंट का या नेबरिंग एलिमेंट का या किसी खैरख्वाह मुल्क का, तो ये हमारा, हम तो इट्स जस्ट वन पुश अवे, आज़ादी एक स्टोन थ्रो अवे हमारे लिए। लेकिन हमको थोड़ा इंटरनेशनल सपोर्ट, मॉरल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए। बट एनीवे, लेट्स स्टिक टू द रियलिटी। आज जो हो रहा है जी, वुमेन्स का रोल आपने देखा, मारंग बलोच अभी कस्टडी में इनके, कहीं भी रिसेंट पास्ट में women have not played such a crucial role in a liberation struggle of a country जैसे बलूचिस्तान में आज हो। अगर सिविल सोसाइटी हो, रोडों पे मारंग बलोच जैसे हो या फिदाइन हो, जैसे भाई साहब ने कहा कि फिदाइन का इतना बड़ा अप्रिसिएशन है इस दुनिया में, फेमिनिज्म का मैं नहीं कह रहा हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट का, इधर एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एलिमेंट है, स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाइक बलूचिस्तान। जो सो कॉल्ड पाकिस्तानियों ने तो हमको ये 2 नंबर का मुसलमान जिहादी बना दिया कि वो सारा बुर्का पहन के ये पत्थरों के नीचे छुपते हैं औरतों का रोल तो बच्चा पैदा करके खाना पकाना है। नहीं, इधर बलोच औरतों ने प्रूव किया कि हम अपने देश को आजाद करेंगे, हम कुर्बानी देंगे। अगर हमें हमारे खावंद और भाइयों को मारोगे, हम उसके इक्वल नहीं तो हम उससे ज्यादा ताकतवर हमला आप पे करेंगे। तो सिनारियो काफी डिफरेंट हुआ है। वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हमको हमेशा मायूस नहीं होना चाहिए। हमारा जद्दोजहद एक बहुत खूबसूरत नेच पे है और इंशाल्लाह इट्स गोना बेयर फ्रूट और हम आजाद बलूचिस्तान अपनी आंखों से देखें, हम सब। अच्छा, ये आपके लिए एक सवाल किया है वारिस अशकानी ने, वो कह रहे हैं सलाम वजह मेहरान, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ब्रास एंड डू यू बिलीव
remaining Baloch groups will be joining too? What is my view of Brass? Yeah, he's saying that ये नीचे लिखा हुआ है, do you believe remaining Baloch groups will join too? कि दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो भी ब्रास के साथ जुड़ेंगे, वो ये पूछ रहे हैं, आपका ख्याल क्या है? जी, मेरे ख्याल में जितना भी इत्तेहाद बलोचों के दरमियान ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग होता जाए, हमारा मुस्तकबिल में स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और वी विल अचीव आवर गोल इजीली। एब्सोल्युटली, जितने भी लोग साथ हों तो इट्स बेटर। इंशाल्लाह, होपफुली जो भी आउटस्टैंडिंग ग्रुप्स हैं जो ब्रास के अंदर नहीं है या इत्तेहाद के अंदर नहीं है, देन होपफुली सब साथ हों तो बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेंथ हमारा होगा। जदा साहब, अभी कॉमरेड मेहरान मरी ने ये कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान की आज़ादी इज ओनली अ पुश अवे, और अगर जिस तरह बांग्लादेश के वक्त, मशरकी पाकिस्तान के वक्त जिस तरह से हिंदुस्तान ने जो रोल प्ले किया, अगर वो रोल, उन्होंने भारत का तो नाम नहीं लिया, लेकिन कोई भी मुल्क जो है, खासतौर पे भारत, अगर कोई रोल प्ले करे तो ये इस वक्त बलूचिस्तान के लिए लास्ट पुश होगा। तो आप इंडिया का कोई रोल देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाए जो इनकी हेल्प कर सके बलूचिस्तान की आजादी में? डॉक्टर मिर्जा साहब, देखिए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। मेरे विचार के मुताबिक, एज ए स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटेजी, अमेरिका का ध्यान ये पहली बार साउथ एशिया में बिल्कुल अनब्रिडल्ड फोकस है। और साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश एक देश है। आप अमेरिका का जियोपॉलिटिकल एनालिसिस, पेंटागन की बात करिए या स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात करिए, कभी ऐसा छोटा देश या मुल्क के बारे में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। इसी तरह यही अमेरिका है, 2012 शायद 12 में कांग्रेस ने दिया था एक, इस मूवमेंट को कहा था कि ये फ्रीडम मूवमेंट है, ये लिबरेटर्स है। यही अमेरिका 2018 या 19 को डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ये उन्होंने ब्रांड उनको किया है कि ये टेररिस्ट है। तो पहला जो फोकस्ड अप्रोच, मिलिट्री लाइक अप्रोच, मेरे विचार के मुताबिक ये किसी भी तरह अभी साउथ एशिया में उनका फोकस काफी गहरा बढ़ती जा रही है। और ये आपके जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, अगर ये वहां तक पहुंचा पाएंगे तो मेरे ख्याल से इट इज इन द कस्प ऑफ बीइंग called as a liberator or a freedom movement, number one. Number two, अमेरिका का ध्यान अपने आप इस तरफ अट्रैक्ट होगा और होने लगा है। मेरे विचार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो उनके रोल प्ले हो रहा है, अभी तालिबान को धीरे धीरे लेजिटिमाइज करने लगे हैं। इसी के साथ अगर ये मूवमेंट हमारे बालोची लीडर्स जो अमेरिका में है उसको अगर आगे एडवांस कर सकते हैं, मेरे विचार के मुताबिक अमेरिका का फोकस और प्रेशर आने से अपने आप पूरा बदलाव होने का काफी संभावना है। बैक टू दैट। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास इस वक्त जो खबरें आ रही हैं थोड़ी सी वो शेयर कर लेते हैं। 520 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज ब्रॉड को शेयर करें। ऊपर सुपर थैंक्स है, इतनी कंजूसी ना करें। हमने इक्विपमेंट लेना है, माइक्रोफोन लेना है, वो तो एक माइक्रोफोन हमें कल पप्पा जी ने ले दिया 15 पाउंड का। तो प्लीज डोनेशन भी जारी रखें क्योंकि ये अल्टरनेट मीडिया है। एक साहब कह रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया पे कुछ नहीं दिखाया जा रहा, तो वो तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो दिखा रहे हैं उसको तो आप सपोर्ट करें। हमारे पास खबर ये है कि बलूचिस्तान में डिप्टी कमिश्नर किच्ची ने बोलान की हदूद में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ना कोई गाड़ी दाखिल हो सकती है, ना कोई गाड़ी बाहर जा सकती है। जारी होने वाले एक एलामिया में कहा गया कि महकमा दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान के अहकामात की रोशनी में मौजूदा हालात के पेश नजर अवाम नास और ट्रांसपोर्टर्स को मुतला किया जाता है, यानी इन्फॉर्म किया जाता है कि आज 28 मार्च से ता हुक्म सानी यानी टिल इंडेफिनेट पीरियड जिला कच्ची बोलान की हदूद में हर किस्म की पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों का शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक दाखिला ममनू होगा, प्रोहिबिटेड होगा। ये जो टाइम है ये सिब्बी से कोयटा जाने वाली ट्रैफिक को नाड़ी बैंक जिला सिब्बी की हदूद में, जबकि कोयटा से सिब्बी जाने वाली ट्रैफिक को कोलपुर के मकाम पर रोक दिया जाएगा। साथ लिखा है, ख्याल रहे कि दोनों बलूचिस्तान में
कि इन दिनों बलूचिस्तान में बलोच मुसल्लह तंजीमों की जानिब से रोड ब्लॉकिंग के वाकयात में शदीद इजाफा देखा गया है। इन रोड ब्लॉकिंग के जरिए मुतअद्दिद यानी कई सेवरल पाकिस्तानी फौजी और सिक्योरिटी एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि अब भी जो शर्मचार हैं, गेमबाजी पलट गई है। अब जो है वो बलोच जो है वो पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बना रहे हैं। और इसका एक और मतलब भी है कि पाकिस्तानी फौजी जो है वो आखिरी गोली के फलसफे में यकीन नहीं रखते और वो हथियार डाल रहे हैं, वो हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमें गोली ना मारो, हमें गिरफ्तार कर लो, हमें माफ कर दो, हमें बख्श दो। और साथ ये भी पैगाम मिल रहा है आज पाकिस्तान फौज को बलूचिस्तान में कि जो फौजी बलूचिस्तान की सरजमीन पे दाखिल होगा या जो दाखिल हो चुके हैं वो वापस नहीं जाएंगे। उनके पास दो ही जाने के रास्ते हैं। एक रास्ता उनके पास है कि वो लड़ते हुए मारे जाएं और ऊपर चले जाएं, और दूसरा कि वो हथियार डाल दें और पाकिस्तानी फौज के नापाक अजाइम को कामयाब न होने दें। तो इस वक्त जो है जगह जगह पर जो है वो रोड ब्लॉक्स है, मुसल्ला रोड ब्लॉक्स है, तलाशियां हो रही हैं, लोगों को छोड़ा भी जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आम कपड़ों में ये भेस बदल के जो सफर कर रहे हैं उनकी निशानदेही की जा रही है, उनको नीचे उतारा जा रहा है और फिर उनको बलोच जो कोर्ट है नेशनल कोर्ट उसमें समरी कोर्ट में ट्रायल चला के तो उनको सजाएं दी जा रही हैं। मेहरान साहब, आपके ख्याल में ये अख्तर मेंगल साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं इसका मकसद क्या है? जी, मेरे ख्याल में मकसद ऑब्वियस है। अख्तर मेंगल साहब भी इसी इशू को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। स्पेशली उनका बयान एक मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा जब सिंध की बेटी या पंजाब की बेटी में मरियम नवाज और बेनजीर भुट्टो की कह रहे थे उन पे जो नाजायजी हुआ या हैवी हैंडेडनेस एस्टेब्लिशमेंट ने दिखाया तो हमने एहतजाज किया और बहुत अफसोस से आज बलूचिस्तान की औरतों के साथ इतना बेहुरमती हो रहा है और पंजाब और सिंध वाले एस्टेब्लिशमेंट सारा आंखें नीचे करके बेशर्मी से बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में उसी कोई सेंटिमेंट को उजागर करने के लिए कोशिश करें, लेकिन उधर ही बैठे, इधर ना सिंध में ना पंजाब में किसी को ना गैरत है ना शर्म है। तो मेरे ख्याल में अख्तर जहां थोड़ा टाइम जाया कर रहे हैं। जी, मैं एक और बात पे थोड़ा एम्फेसिस करूं, जैसे हमारे भाई वहां कह रहे थे कि अमेरिका का नजर है साउथ एशिया पे। बिल्कुल जी है, अमेरिका का नजर है तो मतलब यूके का भी नजर है, ब्रिटेन का भी, दे वर्क हैंड इन हैंड। जी, ये एक आर्टिकल गार्डियन में छपा था 3 दिन पहले। इससे 4 दिन पहले अमजद भाई आपने भी देखा होगा कि आईएसआई ने लाल टोपी और मेरे ख्याल में एमआई वालों ने और आईएसपीआर ने सर्कुलेट किया कि MI6 फिर इंडियन एजेंसी फिर थर्ड ईयर हम जैसे लोग पीटीआई वाले पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले सब का नाम लिखा कि हम MI5 MI6 के लिए काम करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। तो इन्होंने मजाल किया कि अपने बाप का नाम लिया है। हमेशा तो इंडिया का नाम लेते थे, रूस का, इराक का, यूके या अपने CIA और MI5 MI6 का नाम इन्होंने कभी नहीं लिया पाकिस्तानियों ने। फर्स्ट टाइम इन्होंने नाम लिया। इस नाम लेने के पीछे भी कोई वजह तो होगा। शायद उसके 3 दिन बाद गार्डियन में आर्टिकल आया और इसमें एक जगह भी बलोच को दहशतगर्द नहीं बोला ये पाकिस्तानी हैवी हैंडेडनेस के वजह से रिएक्शन हो रहा है, ये सेल्फ डिफेंस का जंग हो रहा है, ये सारा जो हो रहा है इन रिएक्शन टू पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म की वजह से हो रहा है बलूचिस्तान में। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेवलपमेंट एंड एक जेन्युइनली करेक्ट डेवलपमेंट। इस चीज को बहुत पहले आगे आना था। तो पाकिस्तान को यह खतरा बिल्कुल है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने इसका हरामजादे की, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, देख लिया और दे आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस नाउ। दे विल नॉट टॉलरेट पाकिस्तान का ये डर्टी टैक्टिक्स फॉर एनी लॉन्गर। और ट्रंप तो खुद ही बिजनेसमैन है, वो मिनरल्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करें उक्राइन के साथ, तो हम बलोच कह रहे हैं हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो मिनरल्स के। चाइना ने पोर्ट तो बना दिया, इन्वेस्टमेंट तो सारा कर दिया। अभी चाइना को डर लगा हुआ है कि अमेरिका बादशाह आ जाएगा, सब चीज मैंने बनाया उनके लिए छोड़ दिया, वो ले जाएगा। तो ये सिनारियो क्रिएट हो रहा। तो एवरीवनस इन अ पैनिक, there's uncertainty and panic within everyone's mind. ये एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे पास कि ग्वादर पिदीजर पर पाकिस्तानी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाका हुआ है। 8 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। और ढाडर कंबड़ी में गैस प्लांट के सिक्योरिटी एहलकारों पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया है।
बख्तियार बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका ये ब्रेकिंग न्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, कितना टाइम लगता है एक मिलिट्री, और 600 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ गए, कितना मिलिटरीली अगर देखा जाए तो क्या पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की, और पाकिस्तान इस वक्त फौज के जो ऑन ग्राउंड जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं बलोच के खिलाफ इस वक्त, उनकी क्या सोच होगी और उनका क्या मोरल होगा, इसके ऊपर थोड़ा मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आप हमें थोड़ा सा बताएं। गुड गुड, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। तो मेरे जानकारी के मुताबिक, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। बलूचिस्तान में पहले एक डिवीजन हुआ करता था क्वेटा में। एक डिवीजन में करीब करीब 15,000 सैनिक होते हैं, 14 से 15,000। अभी मेरे खबर के मुताबिक जब मैं रिसर्च करता हूँ, व्हेन आई जॉइन द डॉट्स, ये अभी उभर के आ रहा है कि एक डिवीजन के करीब करीब नफरी उन्होंने खड़ा किया है ग्वादर में। एक डिवीजन के करीब करीब जो रास्ता जाता है कंधार की तरफ, मैं जगह का नाम बोल रहा हूँ, चमन हो के, वो बीच में एक जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, जहां पे एक डिवीजन के करीब करीब, उसको 41 फोर्स या ऐसा कुछ बोलते हैं, असली नाम मुझे नहीं पता है। तो 3 डिवीजन, यानी कि एक कोर में करीब करीब 45 से 50,000 नफरी होते हैं। बलूचिस्तान का अगर आप स्ट्रेच देखेंगे, ये ऐसा स्ट्रेच है, ये एक कोर नहीं, आप पूरा पाकिस्तान आर्मी को पूरा एकदम खा जाएगा पूरा। तो बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा एक राज्य है, यहाँ पे एक कोर कुछ नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन में अगर पाकिस्तान की जो हार्डवेयर कैपेबिलिटी आप देखेंगे, टैंकों की बात करिए, हथियारों की बात करिए, एमुनिशन की बात करिए, पेट्रोल डीजल, प्लेस ए टू प्लेस बी जाने के लिए उनको पेट्रोल डीजल की जरूरत है, गाड़ियों की वर्किंग हालत में चाहिए, रेडियो कम्युनिकेशन काम करना चाहिए। ये सारे चीजें अगर लॉजिस्टिक पूरा एनालिसिस करते हैं, पाकिस्तान का काबिलियत मेरे हिसाब के मुताबिक, अगर उनका एक्स होना चाहिए, ये एक्स से कम 10 गुना कम है। तो इसी हालत में जवानों का मोरल एंड मोटिवेशन लड़ाई की मैदान में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। आज के दिन में मोरल और मोटिवेशन 10 से अगर रेटिंग करेंगे, पाकिस्तान का मोरल और मोटिवेशन का रेटिंग 2 और 3 के बीच में आएगा। कोई विलिंगली लड़ाई के मैदान में जाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं ये आइदर ऊपर चले जाएंगे या उनका हालत ऐसा होगा कि ये वापस घर नहीं आ पाएंगे। तो ये डर एक पैदा हो गया है। इसकी वजह से कोई बलोची लिबरेशन आर्मी या जितने भी सारे संस्थाएं बनाए हैं अभी, उनका सामना करने के लिए किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लड़ाई के मैदान में चले जाएंगे। एक कहावत है कि सोल्जर ऑलवेज मार्चेस ऑन द स्टमक। खाने के लिए राशन का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये पूरा डिसरप्ट हो चुका है। इवन टू क्वेटा, टू ग्वादर, ये जगह जगह मेरे खबर के मुताबिक बलोची जो लिबरेशन फोर्सेस हैं, ये जगह जगह चौकी बना रखे हैं, ये नाक लगा रखे हैं, रोक के गाड़ियों से पैसेंजर को उतार के पहचान के उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। सबको यही चेतावनी दिया जा रहा है कि भाई अपने आप का पहचान करिए, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं आइए, आपको हम रास्ता बताते हैं, नहीं रहना है तो आप अपना कार्रवाई करिए, जो करना चाह रहे हो, जो फौजी के हिसाब से। तो ऐसा हालत में आज के दिन में मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये ज्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा। बहुत जगह से आ रहा है मेरे पास सुझाव आ रहा है कि ये कितने दिन, कब तक ये लास्ट करेगा, क्या बलोचिस के पास क्या काबिलियत है। मैं पूरा मेहरान साहब के साथ सहमत हूं। आज के दिन में ना भारत से कोई सपोर्ट है, मेरे स्टडी के मुताबिक कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे नेबरिंग, ना ईरान सपोर्ट कर रहा है ना अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा हालत में ये कहां से सपोर्ट ला रहे हैं, कब तक लास्ट करेंगे, इज अ बिग क्वेश्चन विच इज कमिंग इन एवरीवन्स माइंड। अगर इसको ये बरकरार रख पाएंगे तो मेरे विचार के मुताबिक अगला 6 महीने के अंदर बलूचिस्तान को कोई रोक नहीं सकता है फ्रॉम फ्रीडम एंड लिबरेशन। बैक टू यू डॉक्टर साहब। जी, ये क्वेश्चन आया है मुझसे और मेहरान भाई से पूछा है, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि कितना टाइम लगेगा इंडिपेंडेंस में। भाई, हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग? द ओनली थिंग इज दैट नाउ वी नो दैट द पीस ऑफ स्ट्रिंग हैज श्रंक क्वाइट अ बिट। तो मैं चाहूंगा मेहरान साहब भी इसके ऊपर अपना दें। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा मैं वो चेक कर लूं, आप जरा इसके ऊपर कमेंट दें प्लीज। जी, मेरे ख्याल में जनरल साहब ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, ये लोगों के सवाल का जवाब दे दिया कि अगर 6 महीने तक बरकरार हो, ये
वी हैव टू कीप द स्टेबिलिटी, द टेंशन ऑन, वो खुद ही डिप्लीट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में जनरल साहब ने यही एनालिसिस किया कि वो खुद ही पाकिस्तानी डिप्लीट हो जाएंगे अपने रिसोर्सेज से। जी, इस दफा मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का जो जंग आज़ादी है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द 3-4 टाइम्स बिफोर। इस दफा ऑर्गेनिक है, ग्रास रूट सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है। इसीलिए आपने देखा है रोडों पे लोग मिठाइयां देते हैं, लोगों को खाने समोसे देते हैं सरमचारों को। इस दफा वो हिट एंड रन वाला नहीं है जो मरीस्तान के पहाड़ों से आके कहीं लड़ के फिर वो हेलीकॉप्टर गन से भी बमबारी करके वापस चले जाते थे पिंडी में। अभी वो पाकिस्तानी फौज इंगेज्ड है, ऑन द ग्राउंड अर्बन एरियाज में इंगेज्ड है, और बलोच पॉपुलेशन का सपोर्ट है इस जंग आजादी को। तो इस दफा इज टोटली डिफरेंट। शायद आउटसाइड का सपोर्ट हो तो वेल एंड गुड, ना हो भी मेरे ख्याल में बलोच इंशाल्लाह अपने जंग को बरकरार रखेगा। एक रिक्वेस्ट देखो सी, हमारे पास एक और बड़ी अहम खबर आ गई है। जनरल साहब एक सेकंड, ये खबर मैं जरा दे दूं। खबर ये आई है कि बलोच समाज यानी बलोच सोसाइटी की तमाम सियासी और समाजी कूतें मसालिहत पसंदी को तर्क करके पाकिस्तानी जबर के खिलाफ कौमी मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करें। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की बड़ी स्टेटमेंट आ गई है, वो स्टेटमेंट जिसका हम पिछले एक हफ्ते से इंतजार कर रहे थे कि बलोच यकजहती कमेटी की वो स्टेटमेंट आ गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि तमाम सियासी और समाजी कूतें मसालियत पसंदी यानी कि कॉम्प्रोमाइज और रिफॉर्मिज्म को तर्क करके पाकिस्तानी जबर के खिलाफ कौमी यानी नेशनल रेजिस्टेंस, कौमी मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करें। और ये बयान जो आया है उनकी मरकजी कमेटी की तरफ से, इसमें कहा गया है कि बलोच कौम इस वक्त बदतरीन नस्ल कुशी का सामना कर रही है। रियासत पाकिस्तान ने बलोच सरजमीन पर बलोच कौम के खिलाफ दरिंदगी, जबर और वहशत की तमाम हदें पार कर दी हैं। इस वक्त जबर के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर मोहतरमा महरंग बलोच, मरकजी रहनुमा सिमी दीन बलोच, बेबगर बलोच और बेबो बलोच समेत कई कारकुनान की गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी है। इन्हें जेल में सियासी कैदियों के बजाय खतरनाक मुजरमों का सलूक सहना पड़ रहा है। हम समझते हैं कि यह वक्त बलोच समाज की तमाम सियासी और समाजी कूतों के लिए फैसला कुन है कि वो रियासती जबर और दरिंदगी के साथ खड़े हैं या बलोच मजलूम कौम के साथ। इन्हें अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी होगी, क्योंकि अब यह मुमकिन नहीं कि कोई भी सियासी समाजी गिरोह दिन की रोशनी में रियासती जबर की जुबानी मजम्मत करे, जय बलोच मजम्मत करे, और रात के अंधेरे में हमारे बच्चों के कातलों के साथ महफिल आराई करे। इस सूरत हाल में अगर बलोच समाज का कोई भी सियासी या समाजी गिरोह विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करेगा तो हम ऐसे अनासर को बलोच नस्ल कुशी के मुआवन यानी असिस्टेंट और रियासती दरिंदगी के हमायती तस्वर करेंगे और बलोच कौम के सामने उनके किरदार को बेनकाब करेंगे। लिहाजा हम बलोच समाज की तमाम सियासी और समाजी तंजीमों और ग्रोहों से गुजारिश करते हैं कि वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करें और बलोच नस्ल कुशी और रियासती जबर के खिलाफ मजलूम बलोच अवाम के साथ खड़े हों और इस अवामी मज़ाहमती तहरीक में जुबानी के बजाय अपना अमली किरदार अदा करें। जिंदाबाद बलोचिस्तान। ये वो बात है जिसके ऊपर मैं पिछले 2 हफ्ते से वीलॉग्स करता रहा हूं कि बलोच यकजहती कमेटी जो है वो फैसला कुन बयान क्यों नहीं दे रही, बलोच यकजहती कमेटी जो है वो आजादी का नारा क्यों नहीं लगा रही। और आज भी जो मैंने बलोच कौम से खिताब की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने खबरदार किया है उन लोगों के बारे में जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। और यह बयान आ गया है जी मेहरान जी, ये बलोच यकजहती कमेटी का बयान आ गया है, मैंने आपको ये सारा पढ़ के सुनाया है और ये 6:14 पर आया है। कैसे देखते हैं इस बयान को, इस बयान की क्या अहमियत है? क्या अब एक पैराडाइम शिफ्ट सिविल सोसाइटी की कॉन्शियसनेस में भी आ गया है? जी, ये बयान तो बहुत खुशाइन है मेरे जैसे लोगों के लिए जो हम बाहर बैठे हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर बैठे हैं उधर दरिंदे पाकिस्तानी फैशिस्ट फौज के बंदूकों के नली के सामने बैठे हैं। वो ऑलरेडी जो इन्होंने बयान नहीं दिया था, कोई वाजे
ऐसा हिकमत अमली का नहीं बोला था अभी, उनको क्रिमिनलाइज करके जेलों में फेंका है सबको, और उनको मसबशुदा लाशें गिर रही हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस एंड सेंसिटिव थिंग, हमको बहुत केयरफुल होना है। हम तो बिल्कुल खुशाइन बोलते हैं कि असली हल मसले का यह है कि सिविल सोसाइटी and the fighting forces and the academics, pura Baloch as a nation to rise up against the atrocities of Punjabi fascist Pakistan. Lekin now let's see what reaction will come from the fascists. वो तो कहेंगे कि ये टेररिस्ट के साथ हैंड इन हैंड है। अभी the important thing is not what they're going to do, how the international community is going to support us and stand behind us. This is what we have to, in sitting outside in the international civilized world. हमारा अभी काम ये है कि हम इंटरनेशनल सपोर्ट कंजर अप करें, सपोर्ट हासिल करें कि हमारे लोगों का कत्लेआम, अभी गैस इस्तेमाल ना हो और केमिकल वेपन्स इस्तेमाल ना करें और कोई गंदा टेक्टिक फैशिस्ट पंजाबी आर्मी इस्तेमाल ना करें बलोचों के खिलाफ। वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट। अभी ये डर जाएंगे कि कुछ भी बुकलाट में कर सकते हैं। जनरल साहब, ये मेहरान मरी साहब ने बड़ा एक चुनौती, बड़ा परेशानी का एक बात की है इन्होंने कि केमिकल वेपन्स, हम ये पहले सुन रखा है कि बलोचों के खिलाफ केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए गए, और मैं साबित कर सकता हूं, मेरे पास इसका सबूत है कि बलोचिस्तान में बलोच अवाम के खिलाफ केमिकल वेपन और रेडिएशन के वेपन्स इस्तेमाल किए गए, जिनके असरात आज भी बलोचिस्तान में मौजूद हैं। और बलोचिस्तान में बच्चा जो पैदा होता है, बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो अक्सर बच्चे डिफॉर्म्ड होते हैं, और वो केमिकल वेपन इन्होंने इस्तेमाल किए थे चागी में, जहां इन्होंने अपने एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट साइट बनाया उसको। वहां चागी में जो कभी वहां पे खेत हुआ करते थे वो जमीनें बंजर हो गई हैं, औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो रही, मर्दों को कैंसर हो रहा है, और ऐसे ऐसे कैंसर निकल आए हैं जिनका के कोई किसी ने कभी सुना ना देखा। बच्चे पैदा हो रहे हैं बगैर आंखों के, बगैर बाजुओं के। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान केमिकल वेपन इस्तेमाल कर सकता है एक महदूद लिमिटेड एरिया में? देखिए, पाकिस्तान मेरे नॉलेज के मुताबिक ये पहले भी केमिकल वेपन, क्योंकि रेडिएशन रिपोर्ट्स वगैरह जितना आप एनालाइज करेंगे, ये बहुत जगह साबित होता है कि ये बलूचिस्तान के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल किया है। अभी भी मेरा अगला आर्टिकल उसी के बारे में मैं लिखना चाहता हूं कि लड़ाई का क्या रूप रंग होने जा रहा है। अभी मेरे अंदाज के मुताबिक ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर जो बोलते हैं, इरेगुलर वॉरफेयर या ग्रे जोन की लड़ाई होगी। वो ग्रे जोन की लड़ाई में मेरे खबर के मुताबिक उनका इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली ये सब ऑलरेडी कट हो चुका है, और उनका जो सप्लाई चेन, जो राशन पानी, सब्जी, ये जो दूध वगैरह, ये भी कट ऑफ हो गया है। तो बलूचिस को चारों तरफ से ये आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। जगह जगह लोकलाइज्ड एरिया में केमिकल, पानी किसका बंद हुआ है, बिजली किसकी बंद, आप कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। ये बलूचिस इनका प्लान है, पाकिस्तान का ये प्लान है। कोई मिलिट्री अगर कोई एक इस तरफ जंग लड़ रहा है तो उसको काबू लाने के लिए ये आइसोलेशन मेजर्स लेते हैं। आइसोलेशन मेजर में तो उनको कट ऑफ करने का यही होता है कि पहले पानी कट करो, उसके बाद बिजली कट करो, उसके बाद ये जो सब्जी, दूध, जो डेली प्रेडिक्टेबल रिक्वायरमेंट होता है ये भी बंद करिए। उनका खाना, पानी, राशन जो सब बंद होगा। तो इन चीजों की तैयारी करना निहायत आवश्यक है अगर बलूचिस आगे की तरह लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। और मेरे अंदाज के मुताबिक ये भी कह रहा है, मेरा स्टडी के अनुसार, पाकिस्तान शायद ये केमिकल हथियार जरूर इस्तेमाल करेगा। हो सकता है चाइना इसको मदद कर सकता है, स्टेइंग बिहाइंड द सीन। ये कहीं ना कहीं ये सारे जितने लड़ाई हो रहे हैं ये पाकिस्तान का लड़ाई नहीं है, ये सीपेक की लड़ाई है, ये चाइना की लड़ाई है। चाइना किसी भी हालत में चाह रहा है कि सीपेक जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसका सक्सेस हो। ग्वादर में इतना पैसा खर्चा किए हैं, ग्वादर एक लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप चाइना जो एलिफेंट इन द रूम है, इसके बारे में ध्यान रखना निहायत आवश्यक है। बैक टू यू प्लीज। तो चाइना कितनी बड़ी आप समझते हैं थ्रेट है इस बलोच रेजिस्टेंस को और बलोच वॉर ऑफ लिबरेशन को, मेहरान जी? जी, चाइना एक्सपेंटेंशियल थ्रेट है। चाइना इज द मेन रीजन के 20 सालों से ये लेम डक अभी तक चल रहा है।
इसको तो फंडिंग, मेजर फंडिंग जो इनको मिल रहा है तो चाइना से हो रहा है, और चाइना ने तो कार्ट ब्लांच इनको दिया हुआ है कि जितने बलोचों को मारो, कत्लेआम करो, जेनोसाइड करो, यूरोप तो आपको कुछ बोलेगा नहीं और मैं आपका साथ दूंगा। इसीलिए बलोचों का इतना नफरत बढ़ गया चाइना के लिए। चाइना नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है जी बलूचिस्तान में। ये बड़े जो दीवार ग्वादर में इन्होंने पूरा, जो गाजा में हो रहा है उसके करीब सेम चीज बलूचिस्तान में हो रहा है, लेकिन गाजा के लिए तो लंदन में भी लोग मार्च करते हैं, दुनिया में मार्च कर रहे हैं, हमारा तो कोई नाम भी नहीं लेता है। सारे मुसलमान जो इतने बड़े मुसलमान अपने को कहते हैं, हर किसी का फलस्तीन पे तो दिल दुखता है, बलोचों का नाम तक कोई नहीं लेता है। हमारे साथ एग्जैक्टली वो है जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, हमारे तो विलेजेस को कोर्डन ऑफ कर देते हैं, आइसोलेट करते हैं। दे यूज हंगर एज अ टूल ऑफ वॉर, दे यूज थर्स्ट एज अ टूल ऑफ वॉर, एज अ वेपन ऑफ वॉर। तो हमारे साथ तो जेनोसाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू एनी क्राइटेरिया ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड हो रहा है और इसमें चाइना का एक खामोश किरदार है, और जाहिर है लेम डक कहा है पाकिस्तान को जो है वो मेहरान साहब ने, और वो वाकई एक लेम डक है जिसको चाइना ही चला रहा है। जनरल साहब, ये अगर बलूचिस्तान अगर आजाद हो जाता है तो उस वक्त ये सी पैक का जो मामला है, इसकी ये कहां जाएगा, ये क्या बनेगा सी पैक का? हाँ, डॉक्टर साहब आपकी आवाज टूट टूट के आ रहा है, तो जनरल बट साहब, आई आवाज आ कैन, रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आई कैन मेक आउट द सेंस ऑफ योर क्वेश्चन कि ये बलूचिस्तान जनरल अगर साहब, लिबरेट, आपकी आवाज नहीं आ रही, चेक करें अपना जरा, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें। मेहरान साहब, यही लॉग आउट करके लॉग इन करें। मेहरान साहब, आप क्या समझते हैं सी पैक का क्या फ्यूचर होगा जब बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा? जी सीपैक, जी जी अच्छा, सीपैक चले उनको एक जवाब। बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक मॉडल है। जी जी, अगर, बोले, सुन रहे हैं हम। जी बिल्कुल, एक एक्सट्रीमली अच्छा, वायबल मेहरान इकोनॉमिक मॉडल। साहब, यही सवाल आपसे है। जी मैं कह रहा हूँ सीपैक एक बहुत वायबल इकोनॉमिक मॉडल है हमारे रीजन में, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर बलोच एम्पावर हो, बलूचिस्तान आजाद हो, हम तो चाहेंगे सीपैक के बेनिफिशियरी इंडिया भी हो, ईरान भी हो, चाइना भी हो, और पूरा रीजन हो। जैसे दुबई इज अ फ्री पोर्ट, हम सीपैक हो या ग्वादर पोर्ट हो, हम इसको रीजनल एम्पावरमेंट के लिए, रीजनल ट्रेड और वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन प्राइमरी बेनिफिशियरी इसका बलोच हो, पंजाबी ना हो पिंडी में। दैट इज माय जी, पॉइंट। बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ आज आप जुड़े हैं, और जैसे जैसे अमजद भाई आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। I think is disconnected. जी जी जैसा आई थिंक इट्स ओनली मी एंड यू, अमजद भाई Yeah, डिस्कनेक्ट हो गए। correct, correct. मेरे पास आज उस I also read one in some other place. Okay, okay. ये आर्टिकल जो मैंने लिखा है ये काफी जगह, पूरा जगह जगह से, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, चारों तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत जल्दी ये फैल गया है आर्टिकल।
जब तक डॉक्टर मिर्जा साहब नहीं आ रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम बता देते हैं कि अ, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल हिंदुस्तान के साथ है, इनके मेरे रिसर्च के मुताबिक चाइना का जो पीएलए है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के साथ डिप्लॉयड है। इसी के साथ जो सीपेक आप गिलगित बाल्टिस्तान को छोड़ के जैसे आप नीचे आते हैं, पेशावर या ग्वादर की तरफ जाते हैं, पिछले 48 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर कोई एग्रीमेंट एक साइन हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जिसके मुताबिक Pakistan has allowed or permitted China to deploy its military forces, security forces for protection of Chinese engineers and workers. इसकी तादाद जो है अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब के अनुसार ये करीब करीब 20 से 30 हजार टू स्टार्ट विथ ये आएंगे और धीरे धीरे ये नफरी बढ़ाते जाएंगे। ये सीपेक के साथ साथ डिप्लॉय होगा ग्वादर तक। ग्वादर में पाकिस्तान का एक डिवीजन यानी कि 15,000 के करीब करीब ट्रूप्स हैं। इसकी तकरीबन 15,000 नहीं तो 7 से 10,000 का फोर्सेस पक्का आने का उम्मीद है। और इसी तरह क्वेटा और तीसरी जगह का नाम मुझे पता नहीं है, वहां पे भी पाकिस्तान आर्मी के साथ ये कोलोकेट होने जा रहे हैं। टोटल तादाद जो है करीब 30,000 के आसपास होने का बहुत उम्मीद है, संभावना है। तो ये जो हम फोर्स का बात कर रहे थे, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की लड़ाई नहीं बल्कि चाइना की भी जो रिसोर्सेस है ये भी इस्तेमाल होंगे। इनकी कॉन्वॉय प्रोटेक्शन, रोड ओपनिंग पार्टी एटसेट्रा, एरिया डोमिनेशन, एम्बुश, पेट्रोलिंग जो होता है नॉर्मल मिलिट्री ऑपरेशन, इसमें भी शायद मेरे अंदाज के मुताबिक ये हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन जनरल साहब, आप कैसे देखते हैं अमेरिकन का क्या रोल होगा? अमेरिकन विल टॉलरेट चाइनीज लिसनिंग पोस्ट एट ग्वादर पोर्ट? वो टॉलरेट करेंगे? वो उनको पता होगा कि इट्स सो प्रोक्सिमिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माउथ पे ये चाइनीज आर्मी बैठे होंगे। इज दैट नॉट अ थ्रेट टू द वेस्टर्न पावर्स एंड अमेरिका? ओवरऑल अगर आप देखेंगे सिचुएशन, अभी अमेरिका का क्या प्लान है? एक तरह वो बोल रहे कि गाजा रिवेरा बनाएंगे मिडिल ईस्ट में, और ईरान के साथ भी बातचीत चल रही है। ईरान डट के पूरा बता दिया कि भाई आप यू कांट बुली अस। बट मेरा एक अंदाज, मैं सिर्फ एज ए स्टूडेंट कह रहा हूं कि ईरान के साथ इनका टॉक होगा और ईरान विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग न्यूक्लियर। इसी के साथ किसी ने एक सवाल भी पूछा था कि ये जो बॉर्डर है बिटवीन ईरान और पाकिस्तान के बीच में, सिंधिस्तान एरिया जो है, सिंधिस्तान बलूचिस्तान ईरान की तरफ ना, इसके वजह से ईरान की सपोर्ट नहीं है। कुछ फोर्सेस हैं जो ईरान का, जिसका नाम है जैश आदिल, एक फोर्स है, करीब 500 के करीब नफरी है उनके। 2012 को इन्होंने शुरू किया था। ये क्वेटा के आसपास कोई एक हाइड आउट अब्लिक इनका कैंप, मिलिटेंट कैंप है, वहां पे रह रहे हैं और जब मर्जी वो एक्शन लेना चाहते हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ। और तो ये इसके वजह से ईरान और पाकिस्तान के बीच में समझौता होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे अमेरिका का जो आउटलुक है, मेरे विचार के मुताबिक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वेरी नियर बाय। ग्वादर में एक लिसनिंग पोस्ट, आपको अगर ध्यान होगा कि जब ये उसामा बिन लादेन को ढूंढ रहे थे, ग्वादर से चंद किलोमीटर दूरी पे एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, एक ड्रोन का टेक ऑफ स्ट्रिप हुआ करता था। और ये मेरे ख्याल से उन्होंने इसको पाकिस्तान को हैंडओवर कर दिया है। जब इमरान खान की पावर आई थी, इमरान खान की गवर्नमेंट, तो उन्होंने वो हैंडओवर कर दिया था। और उसके बाद अमेरिका काफी जोर लगा रहा है इसको रीऑक्यूपाई करने के लिए, ताकि जब तक ईरान को ये काबू में नहीं लेते हैं, जब तक वो न्यूक्लियर डील नहीं होता है, तब तक यहाँ पे वो पोजीशन को अख्तियार करना चाहते हैं, अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी को ये बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो नया मोड़ आ रहा है, जो चाइना का मोड़ है, मुझे उम्मीद है कि पेंटागन इसके ऊपर जरूर काफी गहराई में तर्क वितर्क करते होंगे, सलाह मशवरा करके जरूर कोई ना कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। नहीं तो कंप्लीट मिडिल ईस्ट का सिचुएशन
ईरान को अगर वो फ्री हैंड दे देंगे तो उनका नेगोशिएशन में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ईरान को चारों तरफ से घेर डालना बहुत आवश्यक है। अफगानिस्तान में काफी हद तक बातचीत चल रही है तालिबान के साथ, और एक नॉन स्टेट एक्टर होने के बावजूद भी, इलेजिटिमेट फोर्स होने के बावजूद भी, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल के बरखिलाफ ये उनको साथ में लेके चलने की प्रयास कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ईरान को आइसोलेट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, इस तरफ कोई ऐसा मेरे नॉलेज के मुताबिक आया नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ उनको किसी भी तरह एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ग्वादर के आसपास जो उनका स्ट्रिप था, ड्रोन वाला स्ट्रिप, वहां पे उनका फोर्सेस को डिप्लॉय करना निहायत आवश्यक है अमेरिका को, अगर ईरान के साथ इफेक्टिव और सक्सेसफुल नेगोशिएशन करना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो पर्शियन गल्फ से आता है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, रेड सी के ऊपर तो उनका काफी डोमिनेशन है, लेकिन पर्शियन गल्फ से सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर अगर ये डोमिनेट नहीं करेंगे तो ये चाइना के हाथ में जाने का बड़ा खतरा है। तो इसीलिए आपके सवाल के जवाब में इतना कहूंगा कि जरूर रिक्वायरमेंट है, लेकिन किस हद तक, कितना जल्दी, किस समय में अमेरिका इन चीजों के ऊपर ध्यान देके एक्शन लेगा, इसके ऊपर कोई जवाब देना अभी मुश्किल है। जी जनरल साहब, आपने एक इंटरेस्टिंग अल्फाज कहा कि रिकग्नाइज पावर या नॉट लेजिटिमेट पावर। मेरे ख्याल में तालिबान इज अ लेजिटिमेट पावर। अमेरिका ने खुद ही हैंड ओवर किया अफगानिस्तान तालिबान को। तालिबान ने जोर से तो नहीं लिया, इन दी एंड तो वो हाथ मिला के चले गए। मेरे ख्याल में द ओनली इलेजिटिमेट पावर इन द रीजन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान एक रोग एलिमेंट इधर बैठा है जो जोर से एक मुल्क, फौज ने मुल्क पे कब्जा करके बैठा है। पश्तूनों पे जुल्म हो रहा है, सिंधियों पे जुल्म हो रहा है, बलोचों पे जुल्म हो रहा है, पंजाबी फैशिस्ट बैठा हुआ। तो इलिजिटिमेट पावर खाली पाकिस्तान ही है जिस रीजन में। और बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया आपने मेहरन साहब। मैं आपके साथ आई कांट एग्री विथ यू मोर। एक किताब किसी ने लिखा है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान किताब का नाम है। उसको लिखे अमेरिकन ऑथर है, उनका नाम है डेनियल मार्के। डेनियल मार्के ने वो लिखे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में इतना एक टॉर्मेंटिंग रिलेशनशिप है, टॉर्मेंटिंग रिलेशनशिप। तो ऐसा एक उनका संबंध है, ना चाहते हुए भी ये पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते हैं। तो जी, ये ऐसा रिलेशनशिप है जो बाप और उसके नाजायज बेटे के साथ, बच्चे के साथ बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल वही, वो ऐसा परिस्थिति में पड़े हैं कि उनको छोड़ के जा नहीं सकते हैं और वो रह भी नहीं सकते हैं ऐसा परिस्थिति में। लेकिन मुसीबत ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान, आई टोटली एग्री विथ यू। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू हियर मी नाउ? थैंक यू। अच्छा, कंटिन्यू, कैरी ऑन। मैं 1 मिनट, और खबर दूसरे फोन पे आ रही है, मैं वो सुनने के लिए जा रहा हूं। आप आपस में कंटिन्यू करें, मैं 2 मिनट में आता हूं खबर सुन के। जी। सो पाकिस्तान का हालत ऐसा है कि आप देखिए, बलोच लिबरेशन फ्रंट या बलोच लिबरेशन आर्मी और टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में जो अभी पिछले 1.5 साल या 2 साल से अटैक्स हो रहे हैं, जॉइंट ऑपरेशन की कोई जगह रिपोर्ट आ रही है, किस हद तक सच है मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन समझौता कुछ ना कुछ हुआ है। बट समझौता का एक आंकड़ा है जिसके ऊपर हम कॉमन नॉर्मल पब्लिक जो है ध्यान नहीं देता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का डिमांड किया है, वो शरिया लॉ का स्प्रेड करना चाहते हैं। सिर्फ ये खैबर पख्तूनख्वा नहीं, कंप्लीट पाकिस्तान में उनका ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट का जो मशीनरी है उसके खिलाफ वो लड़ाई करना चाहते हैं, उनको नाकारा करना चाहते हैं। तीसरा ये करते हैं कि दुरान लाइन जो है ये एग्जिस्टिंग था ही नहीं, वो एक्सेप्ट किए नहीं है कभी, ना वो करेंगे। तो इसीलिए वो जो फेंसिंग बना रखे है उसको उथल पथल करके वो बिल्कुल अफगानिस्तान से जो एरिया है इसके साथ जोड़ना चाहते हैं और आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। यही चीज इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन है ये बाकी प्रदेशों में या राज्यों में ये फैलाना चाहते हैं। यहाँ पे यही एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बलोची लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट ना, बलोची लिबरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रीडम मूवमेंट है, लेकिन उनका है शरिया लॉ मूवमेंट। तो ये फ्रीडम मूवमेंट कॉन्ट्रास्ट कर रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उनके साथ, लेकिन काफी हद तक मिलिटरीली ये एक दूसरे को आज के दिन में सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं तो यही अंदाज लगाऊंगा कि ये जो हथियार यूज कर रहे हैं बलोची लिबरेशन फ्रंट हो या आर्मी हो या सिंधु रेवोल्यूशनरी फोर्स हो, ये स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मेरे हिसाब के मुताबिक ये जो अमेरिकन हथियार छोड़ के गए थे शायद
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जरिए से इनको मदद मिल रहा है। और लास्ट पॉइंट में कहना, कोई एक सवाल पूछा था कि ईरान की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा कि नहीं। मेरे विचार के मुताबिक ईरान सपोर्ट कभी नहीं करेगा। अगर करता है, ये कंडीशनल सपोर्ट कर सकता है। कंडीशनल सपोर्ट में यही है कि जब, ये अभी समय की बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स कभी ना कभी, आज नहीं तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद पक्का ये अटैक करेगा, एरियल स्ट्रेफिंग करेंगे, और ये अंधाधुंध पूरा एकदम जेनोसाइड जो हो रहा है उसकी रफ्तार और बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी और बढ़ेगी। तो ये जो ग्लोबल अटेंशन जफार एक्सप्रेस से लेके अभी तक जो ग्लोबल अटेंशन अख्तियार कर रहा है, अभी जो छवि बन रही है, ये छवि आगे के आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी। और मुझे उम्मीद है अमेरिका का जो कांग्रेस, अभी का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे, और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये पक्का इसके ऊपर ध्यान देके कुछ ना कुछ एक्शन अख्तियार करेंगे। जी जनरल साहब, आपने एक बात किया कि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन लगता है कि टीटीपी और बलोच आजादी पसंद ज्वाइंट कंपनी, एविडेंस तो कुछ नहीं है लेकिन लगता बिल्कुल है। और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में हिस्ट्री का बहुत खूबसूरत फेज में ये हमारा जद्दोजहद आया हुआ है कि पीपल आर फोकसिंग ऑन द कॉमनैलिटीज। जैसे आपने कहा, टीटीपी तो शरिया लॉ चाहती है, हम तो सेकुलर डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान चाहते हैं। सो वी पोल्स अपार्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल है हमारा, लेकिन कॉमन फैक्टर ये होगा ड्यूरन लाइन। ये जो गोरे ने मुल्क तोड़ा है, हमारा बलूचिस्तान को भी डिवाइड किया है और अफगानिस्तान को भी डिवाइड किया है, तो ड्यूरन लाइन के तो हम सब खिलाफ हैं। तो कम से कम वो 1 पॉइंट एजेंडा पे मेरे ख्याल में सब साथ हैं कि ड्यूरल लाइन को नहीं मानते हैं। सो देयरफॉर किसी भी एजेंडा पे कोऑर्डिनेशन साथ हो, इस नासूर पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, इससे नजात हासिल करने के लिए, आई थिंक दैट्स प्लॉजिबल। जो भी एजेंडा हो, 1 पॉइंट एजेंडा हो, लेकिन सब साथ हो इस नासूर से जान छुड़ाने के लिए। बहुत बढ़िया चीज बताया आपने। मैं यही बात हम कर रहे हैं, यही बात हम मुसलसल कर रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हवाले से, कि 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, और वो 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान से आजादी का। मैं पिछले 5-6 साल से, बल्कि 7 साल से, मुझे याद ही नहीं रहता कितने साल हो गए, अब 2025 है, मुसलसल जिनीवा में हूं, चाहे यूट्यूब पे हूं, चाहे मैं जलसों में हूं, मैं सबको ये बात कहता हूं। मैं कहता हूं, आप चाहे सोशलिज्म लाना चाहते हैं, चाहे इस्लामी निजाम लाना चाहते हैं, चाहे डेमोक्रेटिक सेकुलर निजाम लाना चाहते हैं, जो निजाम भी लाना चाहते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। पहला काम हमारा ये है कि हम पाकिस्तान से खुद को आजाद करवाएं, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाया जाए। उसके बाद बाकी बातें आती हैं कि मतलब वो कहते हैं कि आप तो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। भाई, मैं अगर इंडिया को सपोर्ट करता हूं तो मैं इस हवाले से सपोर्ट करता हूं कि हमारे किंग ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत किए 26 अक्टूबर 1947 को, आफ्टर पाकिस्तान हैड ऑलरेडी अटैक्ड अवर इंडिपेंडेंट स्टेट। हमारी रियासत को बचाने के लिए हमारे महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ मुआहदा किया, तो हिंदुस्तान ने फौजें भेजी। आज भी मैं आपको ये बताऊं कि हम एक ऐसी स्टेज पे आ गए थे जब मैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल अनाउंस करना चाहता था, और मेजर जनरल सुधाकर साहब को पता है इस बात का, क्योंकि मेरी वीडियोस थी और मैं मैसेजेस दे रहा था, और उसमें भी हमने 2-3 चीजें रखी थी। ये रखी थी कि इंडिया को अपनी फौजें भेजने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया को अपना एक सैनिक का खून भी बहाने की जरूरत नहीं। इनकलाब हम करेंगे, आजादी की तहरीक जो है उसको अपने हतमी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट इन एग्जाइल अनाउंस करेंगे, मुजफ्फराबाद असेंबली पे कब्जा भी कर लेंगे। लेकिन इंडिया से हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो ये कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दरमियान डिफेंस पैक्ट हो। एन अटैक ऑन इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तानी जो आजाद हो जाएगी रियासत, आर्टिकल 5 जैसा जी। हाँ, और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को नो फ्लाई जोन करार दिया जाए, ताकि अगर पाकिस्तानी J-17 या F-16 हमारे ऊपर बमबारी करने आते हैं मुजफ्फराबाद असेंबली पे, तो ये उसको स्ट्राइक करके नीचे गिराएं। हमें सिर्फ फजाई जो है ना, एरियल प्रोटेक्शन चाहिए,
जमीन पे पाकिस्तानी फौज किसी कीमत पे भी पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास ऐसे रास्ते हैं जहां से पाकिस्तानी फौज के वो पुल अगर हम कंट्रोल कर लें या बम से उड़ा दें, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उड़ा दिया जाए, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि तो पाकिस्तान के साथ लैंड कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। तो एक पॉइंट एजेंडा, जिस तरह मेहरान साहब कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि एक पॉइंट एजेंडा होना चाहिए जिसके ऊपर पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुत्तफिक हो। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम तहरीक इत्तफाक राय रखा गया। और तहरीक इत्तफाक राय का सवाए इसका कोई मकसद नहीं है कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान जो है, यहाँ के लोगों को एक पॉइंट पर कंसेंसस किया जाए, एक पॉइंट पर सारों का इत्तेफाक हो कि हमने पाकिस्तान से आजादी हासिल करनी है, और फिर पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करके जो गवर्नमेंट बनेगी वो फिर एंटर हो नेगोशिएशंस के साथ इंडिया के, कि अब क्या निटी ग्रिटीज हैं और किस तरह से हमने रियासत की वहदत को बहाल करना और क्या करना। तो ये बहुत जरूरी है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि डिसाइड जो है ना, वो पिंसर मूवमेंट की जरूरत है कि एक तरफ से अफगानिस्तान और एक तरफ से हिंदुस्तान जो है वो जो भी मदद कर सकता है, जाहिर है जमीनी रास्ता तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस मसले को लीड करे और दुनिया के सामने लेके आए। ये जो यूएन ने कंडेमिनेशन स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन राइट अब्यूसेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये कागजी कार्रवाई की है उन्होंने, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि हम पिछले कितने सालों से यूएन का दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि यूएनएचआरसी का बोर्ड का मेंबर है पाकिस्तान, उनके बोर्ड का मेंबर है, और वो मुल्क जो हमारे पर जुल्म कर रहे हैं, तो वहां फरियाद हमारी कौन सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। तो ये उन्होंने इसलिए कि डॉक्टर मारंग की गिरफ्तारी से इतना बड़ा भौचाल पूरी दुनिया में आ गया। मैंने आज भी कहा कि मारंग बलोच की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया के कॉन्शियस को झंझोड़ कर रख दिया है, इसलिए उन्होंने मजबूरी में ये एक कागजी कार्रवाई की है कि स्टेटमेंट जारी कर दी है। स्टेटमेंट की बात नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पर सैंक्शंस लगाई जाए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, एक पूरी कौम के ऊपर जो है जेनोसाइडल अटैक हो रहा है, एक पूरी कौम जो है उसको तबाह बर्बाद करने के लिए हर किस्म का हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बलूचिस्तान इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट जोन एनी मोर, Balochistan is a war zone, and the sooner the world community gets to grips with this new reality, the better for international peace as well as regional peace. जी अभी कल मेरे ख्याल से ये रिपोर्ट आया था कि जो चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी है, इनको उनके जूनियर ऑफिसर्स कर्नल्स एंड बिलो, उन्होंने चेतावनी दिया है कि आप रिजाइन कर लें, जितने जल्दी रिजाइन करेंगे उतना ही अच्छा है, और आप हैंड ओवर करिए टू अ बोर्ड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। ना इसके ऊपर भी काफी एक महत्वपूर्ण असर पड़ रहा है ऑन द मोरल एंड मोटिवेशन, क्योंकि ज्यादातर एक फौज में नफरी यही ज्यादा होते हैं, कर्नल्स एंड बिलो, और इसके ऊपर वाले जो है बहुत कम संख्या होता है, मेजर जनरल एंड अबव। तो ऐसा हालत में आज के दिन में चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, और इमरान खान जो जेल में है, इसके भी ये कहीं ना कहीं इसका भी एक असर पड़ रहा है। ये सारे चीजों की जो हरकत हो रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान हो। हाँ, एक और पॉइंट है, मेरे पास कोई एक इनपुट दिया था, एक एसएमएस आया था कि ये जो हमारे बलूची वीमेन का जो फिदायनी ग्रुप माजिद ब्रिगेड के जो है, तो फिदायन अटैक की वजह से इसका एक पॉजिटिव स्पाइरल मतलब बलूचिस्तान की तरफ से देखिए, ये सिंधुस्तान की तरफ फैल रहा है। सिंधुस्तान में जो वीमेन है, दे आर गेटिंग मोटिवेटेड। उनका जो ग्रुप है, सिंधु रिवोल्यूशनरी आर्मी या ऐसा कुछ ग्रुप का नाम है, इसमें भी ये प्रयास करना शुरू कर दिया है कि माजिद ब्रिगेड के तरह उनके भी औरतें, उनके भी वीमेन आके एक ग्रुप बनाए पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। ये एक ऐसा खबर आया था मेरे पास, कहां तक सच है शायद डॉक्टर साहब को पता होगा या मेहरन साहब को मालूम होगा इसके बारे में। बिल्कुल ऐसी आ रही है। ये एक और मैसेज आया है जैक का, मिस्टर मेहरान मरी, प्लीज रिक्वेस्ट ऑल बलोच टू यूनाइट एंड स्ट्रगल फॉर फ्री बलोचिस्तान। यू आर अ सन ऑफ अवर ग्रेट लीडर बिलवड नवाब खैर बख्श मरी साहब,
लीडर्स लाइक यू शुड यूनाइट अवर बलोच। इसका जवाब दें जी आप। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। हम अगर जितना डिवाइडेड रहेंगे हमारे लिए मुस्तकबिल इतना ही मुश्किल होता जाएगा, और मेरे ख्याल में बलोच कौम इस नहज पे आ गया और बलोच लीडरशिप इस कंक्लूजन पे बहुत वक्त से आ गए। बहुत अटेम्प्ट बहुत लीडर्स ने किए डिफरेंट तरीकों से कि इत्तेहाद हो, एक वाजे प्लेटफॉर्म पे इत्तेहाद हो, और मेरे ख्याल में काफी हद तक अभी इत्तेहाद हो चुका है। शायद इतना विजिबल ना हो सबके लिए, लेकिन जो बलोच हैं जो इस जद्दोजहद का हिस्सा है उनको पता है कि देयर इज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मोस्ट लीडर्स। गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब यूनाइटेड आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब पाकिस्तान आर्मी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसके साथ सपोर्ट करने के लिए मेरे रिपोर्ट के मुताबिक चाइना भी अपना फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस भेज रहा है। ये काफी तादाद में भेजने के लिए मेरे खबर के मुताबिक 20 से 30 हजार पहले आएंगे। उसके बाद ये नफरी या तादाद बढ़ा के करीब 40-50 हजार, यानी कि एक कोर की बराबर, 3 डिवीजन की बराबर। और आज के दिन में चाइना के जो फोर्सेस है, पहले 67 हजार होते थे, आज के दिन में 75 हजार से ज्यादा है, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत नीचे की तरफ, और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ इनके 11 हजार के करीब है। सो ये अगर देखेंगे कुल मिला के आने वाले समय में चाइना का जो पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फोर्सेस, ये सीपेक के साथ साथ और बलूचिस्तान पर्टिकुलरली, यहाँ पे इनकी डिप्लॉयमेंट की जो डेंसिटी और जो फोर्स लेवल है ये काफी बढ़ने का उम्मीद है। जनरल साहब, आप नहीं सोचते अगर इसी लेवल और इसी स्पीड से चाइना आगे बढ़ते गया, देयर कुड बी अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और अ फ्लैश पॉइंट बिटवीन द यूएस एंड चाइना? It will, as per my reading, the first response that is coming to my mind, my reflection, there is going to be a flashpoint between USA and China. बिकॉज यूएसए का अगर आप देखेंगे नेशनल डॉक्यूमेंट 2022 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, डोनाल्ड ट्रंप का जो भी स्ट्रेटेजी है, जो कुछ कह रहे हैं, चाहे ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, पानामा की बात कर रहे हैं, या आप गाजा की बात कर रहे हैं, ताइवान का देखिए टीआरए 1979 का जो उनका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, उन्होंने एक लाइन को आइदर डिलीट कर दिया है या मॉडिफाई कर दिया है। जो डिलीट या मॉडिफिकेशन मीनिंग, पहले जो कह रहे थे कि अगर आप रीयूनिफाई करना चाह रहे हैं शांति तरीके से अगर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जोर जबरदस्ती कोर्सिव मेथड से करेंगे तो अमेरिका का हक है उसको डिफेंड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरफ अगर आप देखते हैं कि अगर बलूचिस्तान के अंदर जो सी पैक होके जा रहा है, यहां पे अगर चाइना की नफरी आएंगे, ये एक थर्ड वर्ल्ड, सॉरी फॉर इट मे साउंड लाइक एग्जैजरेशन, ये थर्ड वर्ल्ड टाइप काइंड ऑफ अ वॉर सिचुएशन एक पैदा होने की काफी गुंजाइश है। और इस पे अमेरिका प्लस रीजनल पावर जैसे इंडिया हो गया, और जो क्वाड फोर्सेस है, I2U2 जो फोर्सेस है, हो सकता है कि कभी ना कभी ये अपना पत्ता पलट लेंगे। यही है डर, जो मल्टीपोलैरिटी का डर यही होता है, कौन किसके तरफ जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी हद तक हुआ था, पर मेरा विचार यह है कि वहां तो वो खींचेगा नहीं, कहीं ना कहीं ये एक शांति स्थापना को, जब हम अभी यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, कोई ना कोई सोच रहा है कि इसको ट्रैक टू के जरिए से, बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए से इसको शांत किया जाए, और बलूचिस्तान को जैसा है एक पाकिस्तान का अंग बन के रहने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जो जो कमियां नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को एक सलाह की तरह बताया जाएगा कि आप इन चीजों को एड्रेस करिए, उनकी जो सुनाई करिए। उनका जो एम्प्लॉयमेंट आज अगर देखेंगे, बलूचिस्तान का सबसे कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी 9.2%, ये देखिए 9.2% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी वेरी हाई, सॉरी नॉट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह अगर आप देखेंगे बिलो द पॉवर्टी लाइन, उसको चारों स्टेट के बीच में कंपेयर करते हैं, बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा 75% ऑफ 15 मिलियन बलोचीज आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो उनका ये सारी चीजों को अगर आप देखते हैं, कहीं ना कहीं मसला एक फ्लैश पॉइंट बनने का गुंजाइश है। हो सकता है कि अमेरिका इसके अंदर भी आ जाए। जनरल साहब, हमारा जो सबसे बड़ा इश्यू है, ये ऐसा स्टेटिस्टिक्स है, हर बलोच का जो एग्जिस्टेंस है
उसका बिलो द डिग्निटी लाइन का जीना है। हमारा पॉवर्टी से ज्यादा डिग्निटी का इश्यू है। हम बेइज्जत होते हैं पंजाबी फैशिस्ट फौज के हाथों हर दिन। सो द डिग्निटी का कैसे गेज होता है? एट एवरी जंक्चर ऑफ आवर डेली लाइफ हम बेइज्जत होते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी क्वांटिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड। Hats off to you. We have full regards, full respect the way. अच्छा, ये खबर आ रही है, एक और खबर आ गई है और ये कहा जा रहा है, मैसेज आया है ये सरदार अख्तर जान मैंगल की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च का पड़ाव हर हाल में रेलवे हॉकी चौक होगा। क्वेटा में मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहने का और ईद की नमाज भी हॉकी चौक में अदा करेंगे। अच्छा, मुतालबात क्या हैं मरी साहब? ये अख्तर मैंगल साहब के मुतालबात क्या है? अयूब भाई, मुझे कोई अंदाजा नहीं उनके मुतालबात क्या है। आई हैव नो आइडिया। क्योंकि मुतालबा तो एक ही है, आजादी। मुतालबात जो है वो एक से ज्यादा हो तो फिर उसको मुतालबात, डिमांड्स कहते हैं। यहां तो सिर्फ एक ही डिमांड है, बलोच कौम की आजादी। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या उनका ख्याल ये है कि अभी भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई रिकंसिलिएशन हो सकती है? ये सोच रहे हैं वो? जी, मैं कुछ स्पेकुलेट करना नहीं चाहूंगा कि आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन उनके मुतालबात क्या है, लेकिन आई हैव नो आइडिया उनके क्या मुतालबात हैं। आई होप के रीजनेबल मुतालबात हों। जी बिल्कुल, हम भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहते और इस वक्त जो लोग मैदान में उतरे हुए हैं उनकी जो नीयत है उसके ऊपर हम कोई शकूक व शुबहात भी पैदा नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा ख्याल है उनका एक मुतालबा तो ये है कि फौरी तौर पर जो बलोच यकजहती कमेटी के जो लोग हैं उनको रिलीज किया जाए और लापता जो अफराद हैं, जो मिसिंग पर्सन है, उनका भी बताया जाए कि वो कहाँ हैं। तो ये दो मुतालबात जो है जनरली ये सबके ही हैं और ये उनके भी हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या ये जो हॉकी चौक है क्वेटा का, यहाँ पे रेलवे हॉकी चौक जो है ये ऐसा चौक बन जाएगा जहां से बलूचिस्तान की मुकम्मल आजादी का ऐलान हो? ये भी देखना बाकी है। बाकी वीडियोस जो है वो आ रही हैं लोगों की, और महजेब और फौजिया शाशानी को अदालत ने बरी कर दिया है। बलोच यकजहती कमेटी की गिरफ्तार बच्चियां जो थी, माजेब बलोच और फौजिया बलोच और हमल बलोच को आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनको बरी कर दिया है। तो वो इसका मतलब है कि रिहा हो गई हैं। इसके अलावा वही खबरें आ रही हैं कि ईद की नमाज जो है वो रेलवे हॉकी चौक में पढ़ी जाएगी और वीडियोस आ रही हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता। और आज वजीर आला सेक्रेटेरिएट में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई जिसमें सूबाई वज़रा मीर ज़हूर अहमद बलेदी, मीर शुएब अहमद नौशेरवानी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने खिताब किया है। अब ये नहीं पता कि उन्होंने क्या वहां पे बकवास की है, लेकिन ये है कि वहां पे अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं अमजद भाई, बलूचिस्तान का हुकूमत किधर है जी? पार्लियामेंट में उन्होंने क्लाउन्स को बिठा के सर्कस बनाया हुआ है। पार्लियामेंट क्या है? सारे 2 नंबर के क्लाउन बैठे हैं वहां पर। और दूसरा आप कह रहे हैं कि कौन से कोर्ट ने जी? बनाना रिपब्लिक के कैंगरू कोर्ट क्या जस्टिस देगा किसी को? द होल वो पूरा खिचड़ी जी सड़ा हुआ है पूरा। वो बोलता है किसी चीज में कोई सदाकत नहीं है, मुल्क ही 2 नंबर का है। किसी एक फैक्टर नहीं जो एक फैक्टर को बोले कि इसका लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, ये जुडिशियल सिस्टम में प्रॉब्लम है। ये टोटल मुल्क ही जी खराब है। इसको डिमोलिश करके फ्रेश स्टार्ट चाहिए अभी। बिल्कुल मेहरान साहब, डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो किसी का एक सवाल बार बार आ रहा है कि जी करें। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के बीच में ये एक बायलैटरल इशू है, तो इसमें अगर चाइना के फोर्सेस अंदर आते हैं तो क्या ये थर्ड पार्टी आने की वजह से क्या हिंदुस्तान इसमें इंटरवीन करना चाहिए या नहीं? मेरे दोस्त जिसने भी सवाल पूछा है बहुत जबरदस्त टेक्निकल लीगली करेक्ट सवाल पूछा है आपने। होना चाहिए, होगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूं, और मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हिंदुस्तान हर किस्म की तैयारी करके बैठा हुआ है और किस किस्म की चुनौती आएंगे हर चुनौती के लिए कुछ ना कुछ जवाब है।
क्या जवाब है, मैं तो रिटायर्ड हूं, मेरे को पता नहीं, लेकिन है कुछ ना कुछ उत्तर बना के बैठे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक सवाल और आ रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ये चाइना के जो फोर्सेस हैं ये कब से हैं, कब से, या कुछ ऐसे ही कुछ सवाल आ रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल कब से, कौन सा डेट मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं सिर्फ अंदाजन एक टर्निंग पॉइंट हिंदुस्तान, चाइना और पाकिस्तान के बीच में मेरे विचार और स्टडी के मुताबिक 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, 370 35 अल्फा, और जम्मू कश्मीर का जो मैप रीड्रॉ किया गया है जिसमें लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है और जम्मू एंड जो कश्मीर है उसको दूसरा यूनियन टेरिटरी, तो इसके वजह से ये काफी सारे उथल पथल हुए हैं, चाइना और पाकिस्तान हिल गए हैं। आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 के बाद 9 अगस्त को पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे मिस्टर कुरैशी साहब, उन्होंने एयर डैश किया था चाइना में, 2 दिन रहे थे उधर, 10 और 11 तारीख को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉप क्लास लीडर से मिले थे और उनका मुद्दा यही था कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक ठोस, एक जबरदस्त एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाया जाए। अभी आप जो देख रहे हैं साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज में जो प्रॉक्सी वॉर का रिवाइवल या एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ या बांग्लादेश का जो चुनौती है, या अभी आपको शायद पता होगा काफी सारे व्यूअर्स को आईसिस खोरासन और आईएसआई, ये दोनों के बीच में हाथ मिलाव हो गया है। 2014 और 19 के बीच में आईसिस खोरासन ने बहुत हाथ में मारे हैं, लेकिन वो कैलिफेट को ना बना पाए हैं या बढ़ा पाए हैं। तो इसीलिए आईसिस ने ऑफर किया है कि छोटे छोटे रीजनल कैलिफेट, कैसे, जैसे वेस्ट बंगाल में कैलिफेट, दूसरा एक महाराष्ट्र में कैलिफेट, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स को मदद लेते हुए कैलिफेट बनाने का उनकी विचार है। और मेरे रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ये कैलिफेट बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बांग्लादेश में जमायती इस्लाम और आईसिस, खोरासन, अल-कायदा, हमाज, ये जो सब जाके पहुंचे हुए हैं, पैलेस्टाइन के झंडे दिखने में मिले हैं, ये सब कोशिश उनका यही है कि बांग्लादेश को कट क्रॉस करते हुए एक कैलिफेट बनाने का उनका इरादा है। शायद काम इस दिशा में शुरू भी हो गया है। तो इसकी वजह से जो रेडिकलाइजेशन है, इस्लाम की रेडिकलाइजेशन है, इसकी जो डर और जो चुनौती है वो फैलते जा रहा है, फ्रॉम अफगानिस्तान टू बांग्लादेश टू सीरिया। ये जो बन रहा है, ये कॉरिडोर या लाइन, इसको आप कैलिफेट की तरह अभी उसको मान सकते हैं, या आने वाले समय में इसके खिलाफ अगर रोकथाम की कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हो सकता है कि ये कैलिफेट का जो असली रूप लेना ये शुरू कर देगा। अच्छा, हमारे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक तो ये आई है कि गुज़िश्ता रोज यानी कल से अब तक सिलसिलावार हमले जारी हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज दूसरे रोज भी सड़कों पर नाकाबंदियां और फोर्सेस पर हमले जारी हैं। नाकाबंदियां जो है ये आर्म बैरिकेड्स हैं जो बलोचों ने कायम की हुई हैं। आज कल्लात टूल प्लाजा के करीब नामालूम अफराद, ये कह रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस को बम हमले का निशाना बनाया। खारान में भी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर हमला किया, जबकि तुर्बत में नेवी के कैंप पर हमला किया गया है। इसी तरह जिला केच के इलाके दश्त में भी पाकिस्तानी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। पुलवा, पसनी और ज्यूनी में धमाकों की इतलात हैं। बारखान से इतला है कि मुसल्लह अफराद ने पिछले कई घंटों से रखनी के मकाम पर नाका लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की हुई है। इसी तरह तुर्बत के इलाके नासराबाद से भी इतलात हैं कि मुसल्लह जंगजुओं ने इलाके में गश्त शुरू कर दिया है, यानी वो गश्त को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। उधर सनती शहर इंडस्ट्रियल सिटी हुब चौकी से इतलात हैं कि मुसल्लह अफराद ने सिटी थाना हुब पर दस्ती बम फेंका जो जोरदार धमाके से फट गया। हमलों का सिलसिला दूसरे रोज जारी है और इन हमलों के एक और अभी ये खबर आई है, ताजा, बिल्कुल ताजा खबर है कि सिब्बी के इलाके तली रोड पर कड़क के मकाम पर पाकिस्तानी फोर्सेस के चेक पोस्ट पर
मुसल्लह कर्मचारियों का हमला हुआ है, शदीद फायरिंग जारी है। ये खबरें मुसलसल आ रही हैं। और एक और मैं यहाँ बताऊं कि तकरीबन 10 घंटे पहले की ये खबर है, तो उसके बाद जो अटैक्स हुए वो इस खबर में शामिल नहीं है। और ये खबर अमजद है भाई, बलोच राजाई आजोई संगर ब्रास की तरफ से कि बलूचिस्तान में अब तक 48 हमले किए गए हैं। और उनका ऑपरेशन अब फौज का नहीं हो रहा, पाकिस्तान की ऑपरेशन अब बलोच कर रहे हैं, ऑपरेशन जारी है। तफसील ये है कि ये हमले बलूचिस्तान के कई डिस्ट्रिक्ट्स कराची, सरदारगढ़ और राजनपुर के इलाकों में भी हुए हैं। और पाकिस्तानी फौज खुफिया अदारों के कई अहलकार यानी पर्सनल हलाक कर दिए गए हैं, जबकि नीम फौजी दस्ते, नीम को क्या कहेंगे, पैरा नहीं, नीम फौजी दस्ते, अमजद भाई पैरा आपको में। थोड़ा प्रोक्सिमिटी बताओ। आप हब का कह रहे हैं, हब 12 किलोमीटर कराची से है, तो आप अंदाजा करें मैं प्रोक्सिमिटी वाइज, हब जी इज जी 12 किलोमीटर फ्रॉम कराची सिटी। बिल्कुल। तो अच्छा कई नीम फौजी हाँ, दस्तों के मुतअद्दिद चौकियों को कब्जे में ले लिया है। वो कह रहे हैं कि कई चौकियां जो है वो बलोच कर्मचार जो है उनके कब्जे में है। और ये हमले 27 मार्च 1948 के स्याह दिन की मुनासबत से किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने जारयत के जरिए बलूचिस्तान पर कब्जा किया था। तर्जुमान ब्रास बलोच खान का ये स्टेटमेंट आया है। जी एक चीज आप नोट करें कि ये आज तो 27 मार्च है, ब्लैक डे है, जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया जी जी बलूचिस्तान को। तो इसी वजह से देयर इज अ कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, सारे कम्युनिकेशन कट ऑफ हुए, नो मोबाइल नेटवर्क्स, नो लैंडलाइंस, नथिंग इज वर्किंग ओवर देयर। तो सारे कम्युनिकेशन उन्होंने ब्लैकआउट किए। तो जब न्यूज आएगा तो पता लगेगा द रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स कि क्या हो रहा है वहां पर। हाँ, अभी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं ना नाजरीन, वो सैटेलाइट फोन जो होते हैं, सैटेलाइट फोन के जरिए ये खबरें आ रही हैं बाहर। ऐसे जगहों पे ये खबरें भेजी जाती हैं जहां ऐसे बलोच हमारे बैठे हुए हैं जहां पे इंटरनेट सर्विस है, यानी दूसरे शहरों में। उनको सैटेलाइट फोन के जरिए बताया जाता है कि ये हमला हो गया, ये हमला हो गया। इसी तरह से हम आपको ये लाइव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि फिर वो जो इंफॉर्मेशन होती है आगे कन्वे होती है बलोच न्यूज आउटलेट्स को। और इस वक्त हमें बहुत लोग देख रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस लाइव को शेयर करें, लाइक करें और ज्वाइन करें। अगर आपके पास आईफोन है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उस पर ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आता। आपको एंड्रॉयड फोन चाहिए या फिर आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए, उस पर आप यूट्यूब चैनल हमारा खोलेंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। प्लीज हमें ज्वाइन करें। सुपर थैंक्स का भी ऊपर ऑप्शन है, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो आपको बताई हैं। ग्वादर में 8 पाकिस्तानी फौजी आईईडी हमले में हलाक किए गए हैं। जगह जगह इस वक्त पाकिस्तानी जो फौज है उसके खबर यही आ रही है कि उसके बहुत सख्त जो है वो नुकसानात उनको उठाने पड़ रहे हैं। और जैसा मैंने पहले अर्ज किया नाजरीन, ये वो जंग होती है, कौमी आजादी की जंग वो होती है कि जब कौमी आजादी की जंग शुरू हो जाए और वो ऐसे मरहले पे पहुंच जाए जहां इस वक्त बलोच जंग आजादी पहुंच गई है, तो जो काबिज फौज होती है वो नंबर 1 वो डेस्परेट हो जाती है। वो डेस्परेट हो जाती है और डेस्परेशन में वो ऐसे फैसले करती है जो उनकी मजीद तबाही का बायस बनते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो उनकी काबिज फौज अंदर आ चुकी होती है उस मकबूजा इलाके में, वो फिर जिंदा बाहर नहीं जाती। उसके फिर 2 ही रास्ते होते हैं बाहर जाने के, या वो मर के ऊपर आसमान की तरफ उनकी रूह जाती है या वो गिरफ्तार होते हैं। और इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं कि बलोच कर्मचारियों की जितनी तंजीमें इंक्लूडिंग ब्रास, उन्होंने ये कहा हुआ है कि पाकिस्तानी फौज के सिपाही जो है वो हथियार डाल दें तो उनको जंगी कैदी के तौर पर उनके साथ बर्ताव किया जाएगा। उनको मारा नहीं जाएगा बल्कि जंगी कैदी के तौर पर उनको गिरफ्तार करके रखा जाएगा। इस वक्त जो पाकिस्तानी फौजी बलूचिस्तान में बलोच कौमी आजादी की फोर्सेस के साथ असला उठाकर लड़ने से इनकार करेगा, उसको जंगी कैदी तस्वर किया जाएगा।
ये खबरें आ रही हैं। जी, ये आप जनरल साहब आप क्या समझते हैं कि ये इंतहाई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है बीएलए का और दूसरी जो तंजीमें हैं उनका? नहीं नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के मुताबिक जो जेनेवा कन्वेंशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक बिल्कुल सही रास्ता ये अपना रहे हैं। ये एक्चुअली आप उनको नॉन स्टेट एक्टर या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह आप नहीं, बल्कि मेहरन साहब कह रहे थे पाकिस्तान आर्मी जो है वो तो टेररिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, ये इतना इतला करने के बाद वो कह रहे हैं कि एज प्रिजनर ऑफ वॉर आप सरेंडर करिए, आपकी देखभाल करेंगे, हिफाजत करेंगे, आपकी ट्रीटमेंट मिलेगा एज पर जेनेवा कन्वेंशन का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज व्हाट दे मीन। So you have to understand, Geneva Convention is supposed to provide protection, medical care, food, livelihood, etc., as per the given guideline. So ये जो प्रथा एक अपना रहे हैं, इससे काफी जो लड़ाई की जो गाइडलाइन है, यह बहुत ही अच्छा, बहुत जबरदस्त है। यह अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी इसकी मान्यता हो सकती है। बैक टू यू प्लीज। जी, अहमदाबाद, बलोच आर gearing up to be part of the world community of nations. हम अभी तक सब्जुगेटेड हैं, पंजाब के गुलाम हैं, लेकिन जब हम आजाद होंगे, हम अभी से, इसीलिए हम स्ट्रेस करते हैं कि हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक बलूचिस्तान होगा इस रीजन में। ये फंडामेंटलिज्म, ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के नासूर से हम दूर भागते हैं, इसी के बलबूते पे हमारे पे कब्जा हुआ था। तो हमारा आजादी खाली हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, रीजन एंड द वर्ल्ड के लिए एक बेहतरी लाएगा। सो देयरफॉर ईच स्टेप जो बलोच शर्माचार या बलोच कौम उठा रहा है, सोच समझ के उठा रहा है कि हमको आगे इसी दुनिया में वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ नेशंस के साथ ऑनरेबली रहना है, और वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर एक्शंस व्हाट वी डूइंग टुडे। ऐसा काम नहीं करेंगे कल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सके, ये लोग हम पे डाउट करें, जैसे आज पाकिस्तान पे सारा दुनिया डाउट करता है कि 2 नंबर का मुल्क है, न कोई पॉलिसी है, न कोई डिग्निटी है, न कोई मॉरल्स है, एवरीथिंग गोज, पैसे के लिए हर चीज करते हैं लोग। बप्पा जी का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा बलूचिस्तान इज बिहेविंग मोर लाइक अ सॉवरेन रिस्पॉन्सिबल कंट्री कंपेयर टू पाकिस्तान। तो बप्पा जी बिल्कुल आपने सही कहा, यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितने जबरदस्त तरीके से ये जो है वो चल रहा है। और ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि हमारे आगे पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करे और हम वहां पे बैठे हों और पाकिस्तान आर्मी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन कर रहे हो, लेकिन लगता ये है कि इस दफा बाजी जो है वो बलोच ले जाएंगे। और हमें बड़ी खुशी है क्योंकि इस वक्त जो है पाकिस्तान का वीकेस्ट लिंक बन चुका है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की जो आजादी है नाजरीन, ये बात समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान की जो आजादी है वो इस पूरे खिते में कौमी आजादी की तहरीकों के लिए एक लीप होगा, लीप इन फेथ, यानी ईमान के अंदर एक जुस्त लगेगी कि हाँ पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ड्यूरेड लाइन 1893 में जो ये मुआहदा हुआ था ड्यूरेड लाइन का 100 साल के लिए हुआ था, असूलन तो ये 1947 में खत्म हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के जितने भी अपने नेबरिंग कंट्रीज या इन इंटरनली प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो मुआहदे थे वो नल एंड वॉइड हो गए थे। लेकिन चलो हम कहते हैं कि 100 साल चलाओ, तो फिर भी 1993 में ड्यूरेड लाइन का किस्सा पाक हो गया था। और वो पाक होने का मतलब ये है कि वो इलाके जो ड्यूरेड लाइन एग्रीमेंट से पहले अफगानिस्तान का हिस्सा थे, क्योंकि पाकिस्तान तो उस वक्त था नहीं, वो आज लीगली अफगानिस्तान का हिस्सा है। उधर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को जिस बेदर्दी के साथ वहां लाखों लोगों का कत्लेआम किया गया, जिसमें आप इंडियन जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग भेजे गए नौजवान यंग लड़के बंदूकें देके ब्रेन वॉश करके और इंडियन आर्मी के सामने उनको भेजा गया बंदूक के साथ और वो वहां मारे गए, उनको भी अगर शामिल कर लें, अगर आप 25 नवंबर 1947 से लेके 28 मार्च 1948 तक के उन लोगों को भी शामिल कर दें जो हिंदू और सिख मेरे डिस्ट्रिक्ट से कैदी बना के, रिफ्यूजी कैदी बना के अली बेग लेके गए और रास्ते में उनका कत्लेआम किया, 25,000 को लेके गए और रेड क्रॉस जब आया तो सिर्फ 1600 हिंदू और सिख जिंदा थे जिनको वहां से
रावलपिंडी लाया गया, अली बेग से रावलपिंडी लाया गया और फिर वहां से बजरिया ट्रांसपोर्ट और जहाज या जो भी था उनको जम्मू लेके गए। आज भी उनकी तीसरी नस्ल, उनके पोते पोतियां जो है वो जिंदा है और वो मीरपुर का, वो अपने आप को मीरपुरी कहते हैं और वो वहां जम्मू में आज भी जिंदा हैं और उनके सीना बसीना जो कहानियां हैं जुल्म की पाकिस्तान की, वो आज भी उनके शऊर में जिंदा है और ताजा है। तो ये जो बलूचिस्तान की आजादी है, इसने ये साबित कर देना है कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर नहीं है। और इसने जिस तरह मैं कह रहा हूं, आज भी मैंने अपनी तकरीर में यही बात की है कि हम पहुंच गए थे 13 मई 2024 को, हम आजादी के बिल्कुल नजदीक आ गए थे जब पाकिस्तान के सहूलतकार आजाद कश्मीर के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी की और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो थी उसकी नॉन विजनरी लीडरशिप, उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग लीडरशिप ने 23 बिलियन रुपीस की ग्रांट और बिजली के बिलों की कीमतों में कमी के इवज जो है वो तहरीक को डिफ्यूज कर दिया। हालांकि उस दिन, अगर जिस दिन रेंजर आ गई थी, एसएसजी के कमांडोज मुजफ्फराबाद में उतारे जा रहे थे, हर तरफ फायरिंग, टीयर गैस, लाठीचार्ज हो रहा था, अगर उस दिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग बजाय ये कहने के कि हमारे ये मुतालबात बिजली के और इसके मंजूर करो, वो कहते कि जो ट्रीटमेंट हमारे साथ पाकिस्तान कर रही है छोटे से एक इकोनॉमिक मुतालबे के लिए, उससे साबित होता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम आजादी का ऐलान करते हैं। ऑलरेडी 5 लाख आदमी मुजफ्फराबाद में था, वो असेंबली पे कब्जा करता। और वो बात जो मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को फौरन दावत दी जाती कि आप हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करें और हमारी जो एयर स्पेस है इसको हमारे लिए प्रोटेक्ट करें, बाकी मामलात हम आपके साथ बाद में तय करेंगे। तो वो लम्हा जो था आजादी का हमारे हाथ से ऐसे निकल गया जैसे पतंग कटने के बाद जो है वो डोर कटने के बाद पतंग हाथ से निकल जाती है, जैसे नहाते हुए गीला साबुन हमारे हाथ से फिसल जाता है गुसल खाने में, ऐसे वो आजादी के लम्हात हमारे हाथ से फिसल के निकल गए। और मैंने आज यही खतरा जाहिर किया है कि ये जो पैराशूट करके अब लीडर्स उतारे जा रहे हैं बलूचिस्तान की मज़ामती तहरीक में, जो मुबहिम और गैर वाज़े मुतालबात का नाम ले रहे हैं, खास तौर पर जैसे मौलाना फजल रहमान को उतारने की कोशिश की गई, वो 25 अप्रैल को कहता है मैं आऊंगा। तो इन लोगों के से हमें होशियार रहना है और हमें अब इस मुतालबे को एक यूनिवर्सल विल बनाना है, फ्रॉम इंडिविजुअल विल टू यूनिवर्सल विल में तब्दील करना है कि हर शख्स जो है, हर समाजी तंजीम जो है वो बलूचिस्तान की आजादी के एक नुकाती एजेंडे, 1 पॉइंट एजेंडा, इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान के ऊपर मुत्तफिक हो। और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी की जो स्टेटमेंट आज मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब कोई मसालियत नहीं होगी, अब सिर्फ मज़ामत होगी। लेकिन अभी भी दे आर शॉर्ट ऑफ वन वर्ड विच इज कॉल्ड टोटल इंडिपेंडेंस। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में ये और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और उनकी तरफ से ये बयानात आएंगे। नाजरीन, बांग्लादेश आजाद हुआ तो 30 लाख आदमी का कत्लेआम हुआ। और मैं आपको चाइना की मिसाल देता हूं, चाइना पर 8 से ज्यादा मुल्कों का कब्जा था और जब मौजूद की फौजों ने गुरिल्ला जंग शुरू की तो उस वक्त से लेके 1933-32 से लेके 1949 तक उनकी जो फौज थी, मुख्तलिफ औकात में जो लोग शामिल होते रहे, शहीद होते रहे, तो 30 लाख लोग उसमें शामिल हुए थे। लेकिन जब चाइना आजाद हुआ तो उन 30 लाख लोगों में से सिर्फ 7 लाख जिंदा बचे थे, बाकी सब जंग लड़ते हुए मारे गए। लेकिन वो चीन जिसको उन्होंने फिर आजाद किया और फिर वो एक इकोनॉमिक बहस शुरू हो जाती है कि कैसे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और उन्होंने क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज की, नेशनलाइजेशन, दिस दैट दी अदर। लेकिन आज वो चीन देखे ना किधर पहुंच गया, कहां पहुंच गया। इसी तरह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की आजादी के लिए कितने लाखों लोगों ने कुर्बानी दी जिनका हिंदुस्तान की किताबों में जिक्र नहीं है, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में। श्री सुभाष चंद्र बोस की फौज ना होती और वो चैलेंज ना करते असला उठा के अंग्रेज साम्राज्य को, और शोलापुर की जो बगावत हुई, 78 नेवी के जहाजों ने मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख
सब जो नेवल थे के नेवी के थे, काम करते थे, मुलाजिम थे, उन्होंने 78 शिप्स पर कब्जा कर लिया और तोपें घुमा दी उन्होंने ब्रिटिश की तरफ। और कराची और मुंबई के अंदर श्री चंद्र सुभाष चंद्र बोस की फोटोज लेके जो है आजाद हिंद फौज के नारे लग रहे थे। उस वक्त अंग्रेजों ने कहा कि ये 30 लाख हमारी फौज में जो है भारतीय हैं और सिर्फ 40,000 अंग्रेज हैं, हम अब मुकाबला नहीं कर सकते, इट्स टाइम टू पैक अप एंड इट्स टाइम टू गो। और इस तरह से फिर जो है वो बड़े सगीर में अंग्रेजों के राज का रैप अप हुआ। तो कुर्बानियां दी लोगों ने, लोग मरे। और याद रखिए, पुरअमन जदोजहद से आजादी नहीं मिलती, वरना आजादी तो गांधी कब के ले चुके होते। आजादी मिली सुभाष चंद्र बोस की वजह से, और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंदुस्तान के पहले कमांडर इन चीफ और पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। और इसी तरह आज थोड़ा सा ना आप अपने लेफ्ट पे हो जाए मेहरान जी, आप कट रहे हैं, थोड़ा सा लेफ्ट पे हो जाए। और इसी तरह आज बलूचिस्तान है। आज बलूचिस्तान में हमें एक तरफ नेताजी के फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं, वो लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने नेताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए, जाने या अनजाने में, दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो नेताजी ने अपनाया था। और आज हमें खतरा उन कुवतों से है जो गांधीयन पॉलिटिक्स को लेकर आगे चल रहे हैं। नॉन वायलेंट, पुरअमन। जब अवाम किसी काबज के खिलाफ जदोजहद करती है, अपने हकूक मांगती है, तो अवाम हमेशा पुरअमन होती है। तशद्दुद कभी भी अवाम की तरफ से नहीं होता, तशद्दुद रियासत की तरफ से होता है। लेकिन उस तशद्दुद का जवाब फिर दूसरा गाल आगे करने से नहीं दिया जाता, बल्कि उस तशद्दुद का जवाब उससे ज्यादा तशद्दुद के जरिए दिया जाता है। और इसी को जंग आजादी कहते हैं। और कोई दुनिया की जंग आजादी ऐसी नहीं है जो बगैर लड़े हासिल की जा सके, कामयाब की जा सके। तो आज बलूचिस्तान इज एट द क्रॉस रोड्स। आज बलूचिस्तान को यह फैसला करना है कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे पूरी सोसाइटी ने मार्च करना है, या उन्होंने बलोच तहरीक आजादी को डिवाइडेड रखना है बिटवीन नॉन वायलेंस एंड आर्म्ड स्ट्रगल। ये बहुत क्रूशल चीज है। और मैं इस पे इतना जोर जितना भी मैं समझता हूं दिया जाए वो कम है, क्योंकि हम एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पे पहुंच चुके हैं। ये पीस का जमाना नहीं है। जब अमन का जमाना है उसमें ठीक है, कैंपेन ग्रुप्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, सिट इन्स होते हैं, उसमें जो है वो लोग खतूत लिखते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, हर चीज होती है, उसमें असला नहीं उठाया जाता। लेकिन वो मोबिलाइज करती है नेशन को टुवर्ड्स अ कंसेंसस, वन पॉइंट एजेंडा, कि बलूचिस्तान जब तक आजाद नहीं होगा बलूचिस्तान को उसके हकूक नहीं मिलेंगे। और जब वो लम्हा आ जाता है, जब वो यूनिवर्सल बिल बन जाती है कि हमने आजाद होना है, उस वक्त फिर नॉन वायलेंस की बात नहीं होती, क्योंकि वायलेंस का जवाब नॉन वायलेंस से नहीं बल्कि वायलेंस का जवाब इवन मोर वायलेंस से देना पड़ता है। और ये वियतनाम में भी हुआ है, ये चाइना में हुआ है, ये रूस में हुआ है, ये हिंदुस्तान में हमने खुद देखा है, ये बांग्लादेश में हुआ है। तो आज फिर ये अगर हमने तारीख से सबक नहीं सीखा तो फिर हम कभी भी नहीं सीखेंगे। इन बातों के साथ नाज़रीन मैं चाहता हूं कि अब अपने मेहमानों को भी इजाजत दी जाए, और आप लोग भी जो है वो अब थक गए होंगे सुन सुन के हमारी बात। लेकिन इन अ नटशेल वो यही है कि ये फैसला कुन मराहिल है, इनको मैं कहता हूं इनकलाबी लम्हात, रेवोल्यूशनरी मोमेंट्स। Balochistan has entered revolutionary moments. Whether these revolutionary moments are going to be cherished in history as the clarion of victory or as a flute of funeral, only history can decide. इसके साथ ही मैं देता हूं अपने फाइनल वर्ड्स जनरल साहब आप, और उसके बाद कॉमरेड मेहरान। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये फ्रीडम स्ट्रगल एक ऐसा है, मेरे खुद के पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे। 12 साल की उम्र में हिंदुस्तान की फ्रीडम के लिए
वो जंग में पूरा जम मारे थे, उनको पता नहीं था देश का मतलब क्या है, देश का नक्शा भी उनको क्लियर नहीं था। उस उम्र में जब उन्होंने ज्वाइन किए थे, ये बिल्कुल जो इनकलाब जो डॉक्टर साहब ने अभी बोला, बिल्कुल तन मन धन लगाइए, बस एक मुद्दे के साथ आगे की तरफ मार्च करते रहिए। स्वाधीनता या फ्रीडम या लिबरेशन आपके हाथ में है। ये ऐसा एक मिसाल है जिसको आप अगर जलाओगे ये कभी बुझ नहीं सकता है। यही मिसाल आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और आपका जो ह्यूमन राइट्स है ये सारे एंटाइटल करेगा। आपका खुद को ही एंटाइटलमेंट पूरे को पूरे मिलने का उम्मीद है। बस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। जी मेहरान जी। जी अमजद भाई, मैं जैसे जनरल साहब ने कहा, मेरे वालिद तो आप खुद ही जानते हैं कि बचपन से हमने यही सुना कि हमको आज़ादी चाहिए, और हमेशा उन्होंने बहुत पुरुमीदी से ये बात किया। कभी ऐसा नहीं बोला कि पाकिस्तान इतना बड़ा पावर है, इतने बड़े फौज है। हमेशा ऐसे दिखाया कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और हम बलोच कौम को अपने को थोड़ा मनूवर करना है, थोड़ा अलाइन करना है, आज़ादी हासिल होगा। उनका बहुत बड़ा ख्वाहिश था कि अपने आंखों से आज़ादी देखें, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आज अगर मेरे वालिद जिंदा होते तो ही वुड हैव बीन स्माइलिंग। जिस नहज पे आज बलूचिस्तान का जद्दोजहद आज़ादी चल रहा है, मेरे ख्याल में मेरे वालिद के शौक और तवक्को के मुताबिक चल रहा है। और जो जो उनके फॉलोअर्स हैं, सैल्यूट टू देम, और जो अभी फोर फ्रंट पे हैं, सैल्यूट टू देम। थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है कि बाबा शहीद खैर बख्श मरी साहब आसमानों की बुलंदियों से देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि मेरा भी आपके वालिद से एक गहरा जज्बाती और नजरियाती रिश्ता रहा है, और वो मैं यहाँ बयान करके नहीं करना चाहता, लेकिन आपके खानदान से और आपके वालिद साहब से एक गहरा रिश्ता रहा है और हमने बहुत सीखा उनसे। बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने का। विक्ट्री की दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय बलूचिस्तान, जय आजाद बलूचिस्तान। थैंक यू सो मच।